अध्याय 321। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दबंगपन क्या होता है _1। तुम निकाल दिए गए हो। जब रोहन मल्होत्रा ने यह बात सबसे दयालु और सौम्य लहजे में कही तो किसी ने नहीं सोचा कि वे मजाक कर रहे हैं। शांति वर्मा को वास्तव में यकीन था और विक्रम को भी। रोहन मल्होत्रा ने पहले जो कुछ किया था उसे देखते हुए उनकी पारंपरिक समझ से उनकी आलोचना नहीं की जा सकती थी। वे वाकई ऐसा कर सकते थे। चाहे तुम कितने भी प्रतिभाशाली हो, मैं तुम्हें इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बिना किसी कारण के निकाल दूंगा। तुम कहते हो मैं एक दबंग सीईओ हूं, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक दबंग सीईओ कैसा दिखता है। रोहन मल्होत्रा दरवाजे की ओर बढ़े। खेद के साथ शांति वर्मा ने विक्रम की ओर देखा। वे वास्तव में दुखी थीं, लेकिन वे रोहन मल्होत्रा के फैसले को रोकने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती थीं। आखिरकार विक्रम ठीक चंद्र प्रकाश की तरह था, बहुत घमंडी, बहुत अभिमानी। उन्होंने रोहन मल्होत्रा को कम आंका। एक बार जब रोहन मल्होत्रा गुस्सा हो जाते थे तो कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। शांति वर्मा विक्रम को अपनी टीम में शामिल करना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। एक तरफ ऐसा करने से रोहन मल्होत्रा को नाराज करना पड़ता, जो नुकसान के लायक नहीं था। दूसरी तरफ विक्रम एक जंगली घोड़े की तरह था, जो एक टीम में अडिग और एकाकी था। यहां तक कि अगर उसके पास महान क्षमताएं थीं, तो पूरी टीम की तुलना में शांति वर्मा ने बाद वाले को चुना। ऐसा लगता है कि उन्होंने भी यही विकल्प चुना, शांति वर्मा ने चुपके से अपने आप से सोचा। शायद ये सबसे अच्छा था। तुम मुझे निकालना चाहते हो। ये तुम मुझे निकाल नहीं सकते। मैं इतनी अच्छी स्क्रिप्ट्स लिख सकता हूं, तुम मुझे निकाल नहीं सकते। विक्रम ने अविश्वास में रोहन मल्होत्रा की ओर देखा, डर से बुदबुदाते हुए। उसे भी समस्या की गंभीरता का एहसास हो गया था। मैं कर सकता हूं। रोहन मल्होत्रा ने दरवाजा खोला, उसके साथ शब्दों को बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी थे, और उदासीनता से कहा, तुम कहते हो मैं एक दबंग सीईओ हूं, तो तुम्हें पता होना चाहिए, टीवी ड्रामों में मेरे जैसे किरदारों को तर्कसंगत होने की जरूरत नहीं होती। खासकर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो असभ्य है और दूसरों का सम्मान करना नहीं जानता। विक्रम का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसने स्क्रिप्ट उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि वह इसे उठा नहीं सका। उसने इस स्क्रिप्ट में अपना खून, पसीना और आंसू लगाए थे, इसके लिए अपनी बुद्धि को झोंक दिया था। अपनी मेहनत को बर्बाद होते देखना मृत्यु से भी ज्यादा दर्दनाक था। विडंबना ये थी कि रोहन मल्होत्रा ने इसे पुराने जूतों की तरह फेंक दिया। अगर जयपुर मीडिया इसे इस्तेमाल नहीं करता तो ये स्क्रिप्ट वाकई खत्म हो जाती। अगर शांति वर्मा मुख्य नायिका का किरदार नहीं निभाती तो इसका क्या मतलब रह जाता। विक्रम ने आखिरकार स्क्रिप्ट को पकड़ लिया। इतनी अच्छी स्क्रिप्ट, मुझे विश्वास नहीं है कि श्री सौरभ भी इसे छोड़ देंगे, विक्रम ने दांत पीसते हुए कहा। श्री सौरभ को मनाना उसकी आखिरी उम्मीद थी। शांति वर्मा उस पर थोड़ा दुखी होकर ने आह भरी और कहा, आज श्री सौरभ ने मेरे लिए मध्यस्थता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दरवाजे पर ही रोक दिया गया। अगर श्री रोहन सहमत नहीं होते तो भले ही श्री सौरभ मंजूरी दे दें, मुझे खेद है, मैं इस स्क्रिप्ट का उपयोग करने से इनकार करती हूँ। वह वाक्य विक्रम के लिए आकाश से गिरी बिजली की तरह था। उसने घबराहट में शांति वर्मा की ओर देखा। क्यों? अगर श्री सौरभ मंजूरी दे दें तब भी तुम अभिनय नहीं करोगी? शांति वर्मा ने बात जारी नहीं रखी। रोहन मल्होत्रा की पृष्ठभूमि उसे समझ में नहीं आएगी, भले ही वह उसे बता दे। विक्रम का चेहरा राख की तरह हो गया। क्या स्क्रिप्ट वाकई बर्बाद होने जा रही थी? नहीं, इतना अच्छा काम बर्बाद कैसे हो सकता था? बाहर निकल, रोहन मल्होत्रा ने उससे नरमी से कहा। वे दो शब्द गड़गड़ाहट की तरह विक्रम को पूरी तरह से भयभीत कर गए। ये सिर्फ स्क्रिप्ट की असफलता नहीं थी, वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण मंच कहां से लाएगा? क्या उसके सपने, उसके सिनेमाई महत्वाकांक्षाएं ऐसे ही चकनाचूर हो जाएंगी? वे उसके जीवन का प्यार थे, यहां तक कि उसकी गरिमा से भी बढ़कर। श्री रोहन, मैं गलत था। यह मेरा घमंड था। मैं गलत था। कृपया मुझे एक और मौका दें। विक्रम अचानक खड़ा हुआ, रोहन मल्होत्रा को गहरे झुककर नमस्कार करते हुए, आंसुओं के साथ। रोहन मल्होत्रा अडिग रहे, उसे स्थिरता से देखते हुए, उनकी नजर पूरी तरह से अटल थी। शांति वर्मा मदद नहीं कर सकी, लेकिन विक्रम और फिर रोहन मल्होत्रा की ओर देखा, और उनके बीच बार बार। सच कहें तो ऐसे प्रतिभाशाली लोग अत्यंत दुर्लभ थे। अगर वह खुद को नम्र करने को तैयार था तो रोहन मल्होत्रा के लिए उसे रखना सबसे अच्छा होता। हालांकि रोहन मल्होत्रा की आंखें उदासीन थीं, जिसमें कोई नरमी का इरादा नहीं दिख रहा था। श्री रोहन, कृपया उसे एक और मौका दें। शांति वर्मा खुद को रोक नहीं पाई और धीमी आवाज में याचना की। वह शांति वर्मा ने कभी इतने कम समय में जाने वाले किसी के लिए याचना नहीं की थी। ये पूरी तरह से विक्रम और उसकी स्क्रिप्ट के प्रति प्रशंसा के कारण था। रोहन मल्होत्रा कई सेकंड तक चुप रहे। वे कुछ सेकंड दमनकारी माहौल में अविश्वसनीय रूप से लंबे लगे। विक्रम लगातार रोता रहा, बिना रुके माफी मांगता रहा।
मैं तुम्हें अभी के लिए रखूंगा, मिस शांति के लिए। रोहन मल्होत्रा ने आखिरकार बोलना शुरू किया, उनकी अधीरता स्पष्ट थी। हालांकि तुम, विक्रम, याद रखो कि यह केवल अस्थायी है। अगर मुझे पता चला कि तुम अभी भी अनुशासनहीन और शिष्टाचार में कमी रखते हो तो मैं तुम्हें बाहर कर दूंगा। रोहन मल्होत्रा ने विक्रम पर ठंडा सा हंसते हुए कहा, स्क्रिप्ट यहाँ छोड़ दो और गुप्ता दयाल को ढूंढने जाओ। पहले कुछ महीनों तक कार्यस्थल के शिष्टाचार सीखो। उसके बाद अन्य अभिनेताओं के साथ कक्षाओं में शामिल हो जाओ। रोहन मल्होत्रा के बर्फीले शब्दों के बावजूद विक्रम अविश्वसनीय रूप से उत्साहित और आभारी था, क्योंकि वह कार्यालय से बाहर भागा। उसने शुरू में दरवाजा बंद करना भूल गया, जिससे रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़कर हल्का सा खांसा। वह आदमी बिजली के झटके की तरह वापस भागा, माफी मांगते हुए दरवाजा बंद किया। बाहर कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई। शांति वर्मा ने सावधानी से देखा, क्योंकि रोहन मल्होत्रा सख्त चेहरे के साथ वापस बैठ गए। माहौल ठंडा था और शांति वर्मा ने मुश्किल से गहरी सांस लेने की हिम्मत की। अचानक रोहन मल्होत्रा हंसे और शांति वर्मा से माफी मांगी। मुझे खेद है मिस शांति, क्या मैंने आपको डरा दिया? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अगर इस लड़के को डराकर वश में नहीं किया जाता, अगर हम उसके साथ सख्ती से पेश नहीं आते, तो बाद में परेशानी होगी। एक बार जब टीवी सीरीज शुरू हो जाएगी तो उसके साथ संवाद करना एक मुद्दा होगा। शांति वर्मा अवाक रह गईं। रोहन मल्होत्रा में बदलाव नाटकीय था। 1 सेकंड का अंतर, फिर भी एक दुनिया का फर्क। कुछ क्षण पहले वे एक दबंग सीईओ थे, लेकिन अब वे एक मुस्कुराते और सुलभ रोहन मल्होत्रा में बदल गए। उनका असली रूप कौन सा था? शांति वर्मा, जो अपने पेशेवर प्रशिक्षण पर गर्व करती थी, अब पूरी तरह से समझ रही थी कि जीवन कला की नकल करता है। श्री रोहन एक सच्चे माहिर थे, वह भी स्वशिक्षित। आप अभी उनके साथ नाटक कर रहे थे? शांति वर्मा ने अविश्वास में पूछा। अब हम दोस्त हैं, तो तुम्हें मेरे साथ आपका उपयोग करने की जरूरत नहीं है। ये बहुत औपचारिक है। वह पूरी तरह से उसके घमंड को कुचलने के लिए था। रोहन मल्होत्रा ने कंधे उचकाते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हम दोस्त हैं। मैंने महसूस किया है कि तुम्हें दुश्मन के रूप में रखना कितना भयानक होता। शांति वर्मा ने अपने आप से सोचा, राहत महसूस करते हुए। उन्हें अचानक एहसास हुआ, शुरू से ही आपका उसे निकालने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, रोहन मल्होत्रा ने शांति वर्मा को हैरानी भरी नजरों से देखा। ऐसी प्रतिभा को जाने देना, उसे निकाल देना, क्या मेरे दिमाग में पानी भरा है? रोहन मल्होत्रा ने शांति वर्मा पर मुस्कुराया। मेरे विचार में प्रतिभा का उपयोग बुद्धिमानी से करना चाहिए। उसे लाड़ प्यार और ढील देना, उसे और अधिक बिगड़ने और अनियंत्रित होने देना, अंततः उसे बड़े कार्यों के लिए अयोग्य बना देगा। ये सभी संबंधित लोगों के लिए बुरा है। उसे उसकी सीमाएं समझाना, उसमें डर पैदा करना, फिर उसे चमकने के लिए जगह देना, उसे अधिकतम समर्थन देना लेकिन दबाव को कम न करना, उसे खिलने देना, यही सही तरीका है। रोहन मल्होत्रा के शब्द उनके व्यक्तिगत विश्वासों का प्रतिबिंब थे। शांति वर्मा ने लगातार सिर हिलाया, उनकी नजरें प्रशंसा से भरी थीं। वे अब रोहन मल्होत्रा से वास्तव में प्रभावित थीं। यह आदमी जबरदस्त था। अध्याय 322, खोया बेटा लौट आया _1। विक्रम को संभालने के बाद रोहन मल्होत्रा को भी बहुत राहत महसूस हुई। ऐसा लगता है कि मेरे पास अभिनय की प्रतिभा वाकई है। यदि मेरे कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारियां न होती तो अभिनेता बनना भी बुरा नहीं होता। जब रोहन मल्होत्रा ये सोच रहे थे, रक्तकमल की आवाज उनके दिमाग में गूंजी। समूह की महत्वपूर्ण पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी जयपुर मीडिया प्रमुख विभाग फिल्म और टेलीविजन विभाग में शीर्ष प्रतिभा की भर्ती में मदद करने के लिए 3 अंक। वर्तमान कुल स्कोर प्रमुख स्तर के लिए 25 अंक है। प्रमुख स्तर के लिए अभी भी 75 अंकों की आवश्यकता है। रोहन मल्होत्रा चौंक गए, फिर वे हंस पड़े। यह विक्रम वाकई कुछ खास है जो सिस्टम से इतने उच्च अंक प्राप्त कर रहा है। बोनस अंकों ने रोहन मल्होत्रा को और भी तरोताजा महसूस कराया। उन्होंने स्क्रिप्ट्स का ढेर उठाया, आधा हिस्सा अलग किया और उसे शांति वर्मा को दे दिया। आओ चलो विक्रम की स्क्रिप्ट को अच्छे से देखें। मैंने अभी जो कुछ दृश्य देखे वे बिल्कुल भी बुरे नहीं थे, रोहन मल्होत्रा ने कहा। हाँ, शांति वर्मा भी हंसी। उन्हें भी देखने का अनुभव छोड़ना मुश्किल लगा। अल्पविराम। इस समय गुप्ता दयाल फिल्म क्रू के साथ बैठक कर रहे थे। वे अभी कार्यालय के बाहर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ सुनाई नहीं दिया। ये सोचकर कि सब कुछ तैयार था, अभिनेता, फंड और स्क्रिप्ट राइटर सभी मौजूद थे, वे बहुत उत्साहित थे और मौका पाकर वापस लौटकर एक ब्रीफिंग सत्र आयोजित करने लगे। ये देखकर कि 6 महीने से योजना बन रहा बड़ा ड्रामा आखिरकार शूटिंग शुरू करने वाला था, अभिनेता भी अत्यंत उत्साहित थे। गुप्ता दयाल ने विशेष रूप से जोर दिया कि अब से श्री रोहन इस विभाग के प्रभारी होंगे। श्री रोहन के सामने सभी को अधिक उत्साही, अधिक सतर्क होना चाहिए और किसी भी कीमत पर कोई गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। वास्तव में उन्हें ये जोर देने की आवश्यकता नहीं थी। कॉकटेल पार्टी के बाद से रोहन मल्होत्रा ने सभी के दिलों में एक कुख्यात प्रतिष्ठा हासिल कर ली थी। उनसे उलझना, क्या यह मृत्यु की खोज से कोई अलग था?
गायत्री और जया शर्मा भी मौजूद थीं और दोनों महिलाएं थोड़ी नाखुश थीं। इन लोगों ने अपनी चर्चाओं में रोहन मल्होत्रा को लगभग बाढ़ या जंगली जानवर की तरह माना था। श्री रोहन मल्होत्रा स्पष्ट रूप से बहुत सुलभ और सौम्य हैं, युवा और काफी आकर्षक। अल्पविराम, पता नहीं वहां अंदर क्या हो रहा है। विक्रम, वह मूर्ख, बेहतर होगा कि मेरे लिए कोई परेशानी न खड़ी करे। जब गुप्ता दयाल बैठक कर रहे थे, वे वहां की स्थिति के बारे में भी सोच रहे थे, थोड़ा असहज महसूस कर रहे थे। आखिरकार वे और बैठ नहीं सके। 10 मिनट हो गए हैं। मुझे जाकर देखना होगा, क्या यह उनकी बातचीत में बाधा डालेगा, श्री रोहन को नाखुश करेगा। कोई बात नहीं, मुझे जाकर देखना ही होगा। जब गुप्ता दयाल अपने विचारों से जूझ रहे थे, बाकी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। श्री रोहन विक्रम से बात कर रहे हैं, है ना? काफी समय हो गया है, पता नहीं अंदर क्या हो रहा है। वह मूर्ख, ड्रामा का दीवाना, जब वह स्क्रिप्ट के बारे में बात शुरू करता है तो पूरी तरह से खो जाता है। मुझे याद है जब उसने निदेशक गुप्ता के साथ बहस की थी और यहां तक कि किसी को अपमानित भी किया था। इतना ही नहीं, जब उसे उन्माद होता है तो सामने वाला कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम भूल गए कि उसने पूर्व श्री लाल के साथ भी बहस की थी? और श्री सौरभ के साथ? मेरे भगवान, इस बार वह बेहतर होगा कि श्री रोहन के साथ झगड़ा न शुरू करे। कहना मुश्किल है, इस लड़के के पास फिल्म और टेलीविजन अध्ययन संस्थान FTSI से डबल मास्टर्स डिग्री है। वह बहुत प्रतिभाशाली है और बॉस सभी प्रतिभा को महत्व देते हैं। अगर वे वाकई बहस शुरू कर देते हैं तो मुझे नहीं पता कि श्री रोहन उसे सहन करेंगे। कहना मुश्किल है। अल्पविराम, फुसफुसाहट ने गुप्ता दयाल को बेचैन कर दिया। बात करना बंद करो। गुप्ता दयाल, जो आमतौर पर इतने अच्छे स्वभाव के थे, अचानक चिल्लाए, जिससे सभी डरकर चुप हो गए। मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हो रहा है। गुप्ता दयाल, जैसे उनकी पूंछ में आग लगी हो, बाहर की ओर भागे। दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही वह खुल गया। कोई ठोकर खाता हुआ अंदर आया, लगभग गुप्ता दयाल से टकराते हुए, जिससे वे बहुत डर गए। कौन? गुप्ता दयाल ने सदमे और गुस्से में चिल्लाया। बाकी लोग देखने लगे। निदेशक गुप्ता, मैं आपको ढूंढ रहा था। विक्रम, आंसुओं से भरे चेहरे के साथ, जैसे कोई रिश्तेदार मिल गया हो, ने गुप्ता दयाल की बाहों को दोनों हाथों से पकड़ लिया। गुप्ता दयाल का दिल बैठ गया। क्या इस बड़े मूर्ख को वाकई श्री रोहन ने निकाल दिया? क्या वह अब उनके पास सांत्वना मांगने आया है? इसका क्या फायदा? क्या गुप्ता दयाल श्री रोहन को उनके आदेश वापस लेने के लिए मना सकते हैं? क्या उनके पास इतना प्रभाव है? बाकी सभी हैरान थे, विक्रम को देख रहे थे। इस मूर्ख ने पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया था। आखिर हुआ क्या था? क्या श्री रोहन गुस्सा हो गए थे? सभी के दिल उनकी गले में अटक गए थे, ये सोचते हुए कि क्या फिल्म और टेलीविजन विभाग फंस जाएगा। क्या हुआ? बोल, आदमी, रोना बंद कर। गुप्ता दयाल ने जोर से गाली दी। उनका पूरा अस्तित्व एक तने हुए तार की तरह था। श्री रोहन ने कहा। जितना अधिक गुप्ता दयाल उत्तेजित हुए, उतना ही विक्रम हाँफने लगा। निदेशक गुप्ता इतने गुस्से में थे कि वे लगभग दोनों को थप्पड़ मारना चाहते थे। सभी चिंतित थे। श्री रोहन ने मुझे कहा कि मैं सभी के साथ 1 महीने तक व्यावसायिक शिष्टाचार सीखूं। विक्रम ने आखिरकार सांस ली और याचना की, ये कब शुरू होता है? मैं अभी सीखना चाहता हूं। निष्कासन नहीं। गुप्ता दयाल की आत्मा पूरी तरह से शांत हो गई, लगभग जमीन पर गिरते हुए। बाकी सभी हैरान दिखे। व्यावसायिक शिष्टाचार सीखने के लिए, तुम्हारा मतलब विक्रम? और मुख्य बात, यह मूर्ख सहमत हो गया। सहमत होने से भी बढ़कर, विक्रम के चेहरे पर एक तत्काल ज्ञान की प्यास जैसी नजर थी जो सभी को इतना हैरान कर गई कि वे बोल नहीं सके। गुप्ता दयाल अविश्वास में देख रहे थे। उन्होंने और पूर्व उपाध्यक्ष ने भी विक्रम को कुछ नियम सिखाने का विचार किया था। वह लड़का जैसे कठोर मांस का टुकड़ा था, तेल और नमक, आग और पानी, दोनों के लिए अभेद्य। 2 महीने तक छेड़छाड़ करने के बाद वह बस सुनता ही नहीं था। उन्हें भी कोई विकल्प नहीं था सिवाय हार मानने के। श्री रोहन के उसी अनुरोध का सामना करते हुए, ये लड़का रोते हुए सीखने आया, लेकिन श्री रोहन ने वास्तव में उसके साथ कितनी देर बात की? कुल मिलाकर 10 मिनट। गुप्ता दयाल अत्यधिक हैरान थे और लगभग रोहन मल्होत्रा को पूरी तरह से नमन करना चाहते थे। अगर श्री रोहन शिक्षा में चले गए, तो कितने भटके हुए युवाओं को बचाया जा सकता था। मेरे भगवान, श्री रोहन जैसे जीवन की महान भट्टी हैं, मिनटों में लोगों को फिर से गढ़ते हैं। गायत्री, जया शर्मा और बाकी सभी हैरान थे। विक्रम बदल गया था। खबर फैल गई और पूरा फिल्म और टेलीविजन विभाग विस्मय में था। अल्पविराम। इस बीच रोहन मल्होत्रा शांति वर्मा के साथ स्क्रिप्ट को देख रहे थे। दोनों की आंखें चमक रही थीं क्योंकि वे बार बार सिर हिलाते थे, बीच बीच में विचारों का आदान प्रदान करते थे और लेखन की तारीफ करते थे। विक्रम वाकई प्रतिभाशाली था। ये स्क्रिप्ट बिल्कुल सही थी। कहानी का तनाव, त्रुटिहीन लय, गहरे किरदारों का चित्रण और कुछ पंक्तियां अविश्वसनीय रूप से जीवंत थीं।
रोहन मल्होत्रा ने इसे न्यू मीडिया विभाग के उन लोगों के काम से तुलना की जिन्हें उन्होंने खुद ढूंढा था और महसूस किया कि केवल साहित्यिक शक्ति के मामले में विक्रम निश्चित रूप से सबसे ऊपर था। ऐसा लगता था कि इस बार उन्होंने वाकई एक खजाना ढूंढ लिया था। रोहन मल्होत्रा ने चौड़ी मुस्कान बिखेरी। इस स्क्रिप्ट के साथ मुझे लगता है कि अगर हम प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अभिनेताओं से संपर्क करें तो वे अपनी फीस कम करने को तैयार होंगे। शांति वर्मा ने कहा, आपके जैसे बड़े स्टार का होना काफी है, बाकी भूमिकाओं के लिए हम अपने ही लोगों का उपयोग करेंगे, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ये टीवी सीरीज केवल मुनाफे के लिए नहीं थी, बल्कि अपने लिए नई प्रतिभाओं को विकसित करने के लिए भी थी। शांति वर्मा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, स्पष्ट रूप से जयपुर मीडिया के उद्देश्य को समझते हुए। इस बार रोहन मल्होत्रा के नेतृत्व में वे युवा अभिनेता निश्चित रूप से ढीले नहीं पड़ेंगे और शायद 200% प्रयास करेंगे। शांति वर्मा ने सोचा, बस इतना है कि इस स्क्रिप्ट में 4 प्रमुख महिला भूमिकाएं दिखाई देती हैं। रोहन मल्होत्रा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, और अब क्या हमें अभी भी एक की कमी है? शांति वर्मा ने सिर हिलाया और कड़वी मुस्कान के साथ कहा, जो परेशान करने वाली बात है वह यह है कि श्री विक्रम ने आखिरी महिला भूमिका के विवरण में एक टिप्पणी जोड़ी है, कंपनी के पास वर्तमान में कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। कोई नहीं, रोहन मल्होत्रा ने ठंडा सा हंसते हुए कहा, जैसे विश्वास करने को तैयार न हो तो हम चुनेंगे। अध्याय 323, चंद्र नाराज हैं _1। रोहन मल्होत्रा और शांति वर्मा स्क्रिप्ट पर चर्चा कर रहे थे जब गुप्ता दयाल वहां आए। निदेशक गुप्ता अत्यंत प्रशंसात्मक नजरों से देख रहे थे। श्री रोहन, मैंने विक्रम को व्यावसायिक शिष्टाचार सीखने के लिए भेज दिया है और उसका उत्साह बहुत अधिक है। ऐसा लगता है कि वह बहुत जल्दी बदल जाएगा। गुप्ता दयाल ने मुस्कुराते हुए रिपोर्ट दी। चीजें इतनी जल्दी नहीं बदलती। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए गुप्ता दयाल से कहा, आज से आपको विक्रम की रचनात्मक जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करनी होगी, उसे उसकी पूरी क्षमता दिखाने देना होगा। हालांकि आप उसकी किसी भी अनुचित और परेशानी भरी हरकतों को केवल इसलिए बर्दाश्त नहीं कर सकते क्योंकि आप उसकी प्रतिभा को महत्व देते हैं, वरना मैं आपको उसके साथ सजा दूंगा। गुप्ता दयाल ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया, मैं उसे और बिगाड़ नहीं दूंगा, आपका वचन है। अगर मैं उसे 2 महीने में संभाल नहीं पाया तो आप मुझे उसके साथ सजा दे सकते हैं। गुप्ता दयाल ने अपनी छाती ठोककर आश्वासन दिया। अभी कुछ देर पहले विक्रम के चेहरे पर रोहन मल्होत्रा का जिक्र करते समय जो डर था, जैसे बिल्ली को देखकर चूहा, उसे देखकर गुप्ता दयाल को राहत महसूस हुई। श्री रोहन को शाही तलवार की तरह इस्तेमाल करके उन्हें विक्रम इस टेढ़े मेढ़े पेड़ को सीधा करना ही होगा। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया और गुप्ता दयाल को स्क्रिप्ट में चौथी महिला भूमिका की आवश्यकता के बारे में बताया। शांति वर्मा ने बगल से पूरक जानकारी दी। स्क्रिप्ट के कथानक के अनुसार स्क्रिप्ट में वास्तव में 2 दूसरी महिला भूमिकाएं थीं, जिनमें से एक बीमारी से मर जाएगी, जो ड्रामे में एक बड़ा रुलाने वाला क्षण भी था। चौथी महिला भूमिका, जिसे चौथी महिला नायक कहा जाता है, स्क्रीन समय के हिसाब से तीसरी महिला नायक से कम महत्वपूर्ण नहीं थी, इसलिए इसे उचित ध्यान देना जरूरी था। क्या कंपनी की सभी महिलाओं में वाकई कोई उपयुक्त अभिनेत्री नहीं है? गुप्ता दयाल ने रोहन मल्होत्रा के विक्रम की टिप्पणियों के बारे में सुनकर आश्चर्य में पूछा। वर्तमान में भले ही विक्रम को श्री रोहन ने वश में कर लिया था, लेकिन काम और स्क्रिप्ट की बात आने पर वह शायद अभी भी मरने से पहले झुकने को तैयार नहीं होगा, समझौता करने को अनिच्छुक। इसके अलावा रोहन मल्होत्रा और शांति वर्मा वास्तव में इस भूमिका को स्वीकार करते थे। क्या हमें खुले ऑडिशन आयोजित करने चाहिए या अभिनय स्कूलों से नए चेहरों की भर्ती करनी चाहिए? गुप्ता दयाल ने संकोचपूर्वक पूछा। जल्दी नहीं, हमारे पास कंपनी में 1000 या 2 लोग हैं, बहुत सारी सुंदरियां हैं। शायद कोई उपयुक्त हो, जरूरी नहीं कि वह औपचारिक रूप से प्रशिक्षित हो। मैंने मिस शांति के साथ चर्चा की है और यह भूमिका किसी जमीनी पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त है। संभावित उम्मीदवारों पर ध्यान दें, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी भी काफी समय था। गुप्ता दयाल ने सिर हिलाया। देर हो गई है, मुझे अब वापस जाना चाहिए। रोहन मल्होत्रा खड़े हुए, शांति वर्मा पर मुस्कुराए और अपना हाथ बढ़ाया। मिस शांति को भी हवाई अड्डे के लिए निकलना चाहिए। मैं आपको सुखद यात्रा की कामना करता हूँ। धन्यवाद श्री रोहन। शांति वर्मा ने मधुरता से मुस्कुराते हुए अपना नाजुक हाथ रोहन मल्होत्रा से मिलाने के लिए बढ़ाया। मैं अपनी टीम को जल्द से जल्द यहाँ भेजने की व्यवस्था करूंगी और मैं खुद भी जल्दी लौटूंगी। ये सहयोग बहुत आनंददायक रहा है। आनंददायक सहयोग, अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा ने फिल्म और टेलीविजन विभाग छोड़ दिया, किसी के साथ जाने से मना करते हुए, और अकेले ही टहलते हुए वापस गए। अचानक उन्हें हल्कापन और बेफिक्री महसूस हुई। अनुबंध पर हस्ताक्षर हो गए थे। शांति वर्मा अस्थायी रूप से जा रही थीं। चंद्र प्रकाश की ओर से कोई हलचल नहीं थी और सौरभ चटर्जी की ओर से भी कोई गतिविधि नहीं थी। सारी चिंताएं खत्म हो गई थीं। न्यू मीडिया विभाग में वापस रोहन मल्होत्रा के पास करने को कुछ नहीं था। इस विभाग में रोहन मल्होत्रा की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी, जैसे कि वे कोई देवता हों।
सभी ने मेहनत और ईमानदारी से काम किया, शायद ही कभी वापस रिपोर्ट करते, अपने नेता को परेशान नहीं करना चाहते थे। लेकिन वास्तव में ये रोहन मल्होत्रा के लिए एक कठिनाई थी। मेरा ये स्कोर वर्तमान में उपाध्यक्ष पद के लिए 25 अंक है, अध्यक्ष के लिए और 75 चाहिए। रोहन मल्होत्रा ने विलाप किया। हालांकि एक बार जब वे पर्याप्त अंक प्राप्त कर लेंगे, अगर वे जयपुर मीडिया में अध्यक्ष के रूप में बने रहते हैं, तो सौरभ चटर्जी का क्या होगा? क्या पुराना सौरभ को पदोन्नति मिलेगी या उसे समानांतर रूप से स्थानांतरित किया जाएगा, रोहन मल्होत्रा को नहीं पता था। वास्तव में पुराना सौरभ कुछ कमियों के अलावा अभी भी भरोसेमंद और काफी दिलचस्प था। अल्पविराम। अपने कार्यालय में ऊबते हुए रोहन मल्होत्रा के पास खुद को मनोरंजन करने के लिए कुछ नहीं था। सौभाग्य से लीना वर्मा थीं। दूसरों के सामने वह एक सक्षम और शालीन महिला सहायक थीं। जब केवल वे दोनों थे, लीना वर्मा एक चौकस छोटी नौकरानी में बदल जाती थी, चाय परोसती, पानी डालती, नाश्ता देती और यहाँ तक कि सुनी हुई चुटकुले और कंपनी की गपशप रोहन मल्होत्रा के साथ साझा करती थीं। रोहन मल्होत्रा निश्चित रूप से एक आरामदायक और संतोषजनक जीवन जी रहे थे। हालांकि श्री चंद्र इतने आसान समय में नहीं थे। सतह पर उन्होंने सम्मान खोया था और उनके विभाग से काफी मात्रा में धन छीन लिया गया था, लेकिन ये छोटी समस्याएं थीं। जो वास्तव में चंद्र प्रकाश को परेशान कर रहा था, वह चंद्र जयसिंह के साथ स्थिति थी। शुरुआत में तय किए गए सौदों में समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। शांति वर्मा की महिला सहायक ने उन्हें सूचित किया था कि शांति वर्मा का चंद्र जयसिंह के साथ सहयोग रद्द हो गया है, वे हस्ताक्षर नहीं करेंगी। चंद्र प्रकाश ये खबर सुनकर स्तब्ध रह गए। भले ही शांति वर्मा के पास रोहन मल्होत्रा के साथ अनुबंध करने के अपने कारण थे, दोनों पक्षों का सहयोग आपस में टकराव नहीं करता था। आखिरकार वे सभी एक ही छत्र के नीचे थे, सूर्यवंश समूह। एक के साथ हस्ताक्षर करने और दूसरे के साथ नहीं, इसका क्या कारण? चंद्र प्रकाश हैरान थे और कारण समझ नहीं पाए। आखिरकार जब शांति वर्मा जाने वाली थी, चंद्र प्रकाश ने उनसे मुलाकात की और स्पष्ट रूप से पूछा। इस मुलाकात में शांति वर्मा अभी भी बहुत विनम्र, बहुत सौहार्दपूर्ण थी, लेकिन उनके शब्दों में एक निश्चित दूरी थी। अनुबंध हस्ताक्षर के बारे में शांति वर्मा का एक कारण था, समय सारिणी में टकराव। चंद्र प्रकाश ने जो कुछ भी कहा, वे बस हस्ताक्षर नहीं करेंगी। वास्तव में शांति वर्मा को चंद्र प्रकाश के बहुत करीब होने का डर था और अनजाने में रोहन मल्होत्रा को नाराज करने का वे कोई जोखिम लेने को तैयार नहीं थी। अंत में चंद्र प्रकाश को इसे स्वीकार करना पड़ा। मिस शांति, अगर आप सहयोग नहीं करना चाहती तो ठीक है, लेकिन मैं, चंद्र प्रकाश, एक कारण चाहता हूं, एक वास्तविक कारण। चंद्र प्रकाश संतुष्ट नहीं थे, वे जानना चाहते थे, वरना वे न तो खा पाएंगे और न ही सो पाएंगे। इसके लिए शांति वर्मा ने केवल कुछ बहुत ही रहस्यमयी बात कही। श्री चंद्र, लोग, ठीक है, हर किसी का अपना भाग्य होता है। धन और वैभव हमेशा नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते। एक पत्ते के कारण दृष्टि में बाधा आने से कभी कभी लोग बहुत दुखद स्थिति में पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा है जो मुझे नहीं पता कि आपने सुना है या नहीं। अगर कोई व्यक्ति विपत्ति को आमंत्रित नहीं करता तो वह नहीं मरेगा। ये कहकर शांति वर्मा ने शान से अपनी बड़ी धूप का चश्मा पहना और चली गईं। चंद्र प्रकाश को इस कथन का अर्थ समझ नहीं आया, न ही उनके पास इसे समझने का समय था। अपनी जगह पर लौटकर चंद्र प्रकाश उदास दिखे और काफी देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने चाचा चंद्र जयसिंह का नंबर डायल किया। फोन पर चंद्र प्रकाश लगातार माफी मांगते रहे, जबकि चंद्र जयसिंह बिना एक शब्द बोले सुनते रहे। ये चुप्पी असंतोष का सबसे बड़ा रूप थी और इसने चंद्र प्रकाश को अविश्वसनीय रूप से दबाव महसूस कराया। चाचा, क्या आपके पास अगले कुछ दिनों में समय है? शहर के बीच में एक अच्छा दक्षिण भारतीय रेस्तरां खुला है, मैं आपको वहां स्वाद के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। चंद्र प्रकाश ने बातचीत को बदलने की कोशिश की। उन्हें उम्मीद थी कि चंद्र जयसिंह मना कर देंगे, लेकिन आश्चर्य की बात है, फोन पर चंद्र जयसिंह सहमत हो गए। उनकी आवाज जब आखिरकार आई, सौम्य थी। ठीक है, परसों के लिए तय करते हैं। संयोग से मेरे पास एक दोस्त है जिसे मुझे साथ लाना है। उसके पास आपके साथ कुछ चर्चा करने के लिए है। चंद्र प्रकाश चौंक गए और जल्दी से जवाब दिया, ठीक है, मैं एक टेबल रिजर्व करूंगा और बाद में आपके सहायक से संपर्क करूंगा। रात्रिभोज की व्यवस्था होने के साथ चंद्र प्रकाश ने राहत की सांस ली। इस देश में रिश्ते अक्सर खाने की मेज पर सुधर जाते हैं, एक भोजन, एक पेय और अधिकांश समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चाचा के दोस्त उनके साथ क्या बात करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, समय आने पर पता चल जाएगा, चंद्र प्रकाश ने अपने आप से सोचा। अल्पविराम। लगातार 2 दिनों तक रोहन मल्होत्रा ने कार्यालय के सम्राट के आरामदायक और बेफिक्र जीवन का आनंद लिया। अगले दिन दोपहर तक, जब रोहन मल्होत्रा के कार्यालय का दरवाजा जोर से खोला गया, खुशबू की लहर के साथ यामिनी कश्यप प्रभावशाली ढंग से अंदर घुसी। मैं, यामिनी कश्यप, वापस आ गई हूँ।
अध्याय 324 यामिनी कश्यप की वापसी _1। जब यामिनी कश्यप अचानक अंदर घुसी, लीना वर्मा नाजुकी से एक छोटी ट्रे पकड़े हुए थी। उनके चेहरे पर कोमल मुस्कान थी और वे रोहन मल्होत्रा के सामने असम चाय का एक प्याला, पेस्ट्री की एक प्लेट और कटे हुए फलों की एक प्लेट रख रही थी। रोहन मल्होत्रा को अब इस लड़की ने दोपहर की चाय की आदत में इतना लाड़ प्यार कर दिया था कि उन्हें ये काफी पसंद आने लगा था। यामिनी कश्यप जल्दबाजी में आई, जिसने दोपहर की शांति को भंग कर दिया। उन्हें देखते ही रोहन मल्होत्रा और लीना वर्मा दोनों चौंक गए। समय सारिणी के अनुसार ऐसा लगता था कि भेजे गए संपादकीय कर्मचारी कल तक वापस नहीं आएंगे। यामिनी कश्यप जल्दी लौट आई थीं। यहाँ तो काफी अच्छा जीवन जी रहे हो, है ना रोहन मल्होत्रा, श्री रोहन। यामिनी कश्यप ने ठंडा सा तंज कसा, अपने धूप के चश्मे उतारे और मुस्कुराते हुए बोली। लीना वर्मा के गाल तुरंत लाल हो गए। चूंकि यह कार्यालय था, लीना वर्मा का ये काम करना वास्तव में पूरी तरह सामान्य था और अगर कोई और देखता तो इसमें कहने को कुछ नहीं था। लेकिन बात यह थी कि वह और यामिनी कश्यप दोस्त थीं और उन्हें रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप के रिश्ते की बातचीत के बारे में पता था। हालांकि रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप के रिश्ते में अभी तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई थी, फिर भी ऐसी परिस्थितियों में मिलना कुछ हद तक अजीब था। यामिनी, तुम वापस आ गई, कृपया थोड़ा आराम करो। मैं तुम्हारे लिए एक प्याला चाय लाती हूँ, लीना वर्मा ने बिना रुके कहा। लगभग तुरंत उन्होंने अपने व्यवहार को समायोजित कर लिया। गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए यामिनी कश्यप का छोटा सूटकेस एक तरफ खींचने में मदद करने के लिए आगे बढ़ी। वर्मा, तुम एक कार्यकारी सहायक के रूप में जो नौकरानी का काम भी कर रही हो, कुछ लोगों को हमेशा इतना लाड़ प्यार नहीं करना चाहिए। तुम बहुत कोमल हो, मुझे डर है कि लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। यामिनी कश्यप ने हंसते हुए कहा। वह बस मजाक कर रही थी और उन्होंने कोई ईर्ष्या या असंतोष के संकेत नहीं दिखाए। एक तरफ वास्तव में चिंता की कोई बात नहीं थी और दूसरी तरफ वह वर्मा की दोस्त थी और उन पर भरोसा करती थी। इसके अलावा उनका रोहन मल्होत्रा के साथ अभी तक कोई आधिकारिक रिश्ता नहीं था। हालांकि यामिनी कश्यप को अपने दिल में एक अकथनीय चिड़चिड़ापन महसूस हुआ, पता नहीं कहां से आया, लेकिन ये सब रोहन मल्होत्रा की ओर निर्देशित लग रहा था जैसा कि वह बोल रही थी। क्या ये लड़की वाकई मुझसे बदला लेने के लिए जल्दी लौट आए है? क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे शेयर के मुद्दे के बारे में नहीं बताया? जो बोनस मुझे देना चाहिए था, मैंने एक पैसा भी नहीं छोड़ा। रोहन मल्होत्रा ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्होंने यामिनी कश्यप की तीखी नज़र को नोटिस नहीं किया और अपने मीठे और रसीले नाशपाती को खाते रहे, चुपके से उनकी नज़रों में दुश्मनी के कारण का अनुमान लगाते हुए। रोहन मल्होत्रा के पास असाधारण योजनाबद्ध करने की क्षमता थी, लेकिन फिर भी जब बात महिलाओं को समझने की आई तो उनकी खोज अभी भी पर्याप्त नहीं थी। तुम दोनों बात करो। यामिनी, तुम क्या पीना चाहोगी? मैं तुम्हारे लिए लाती हूँ, लीना वर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, धन्यवाद वर्मा। मैं एक प्याला हरी चाय लूंगी, यामिनी कश्यप ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लीना वर्मा ने सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर चली गईं। उनके आश्चर्य की बात थी, जैसे ही वे मुड़ी, कई आंखें उन पर टिकी थीं, जिज्ञासा और गपशप से भरी हुई। कार्यालय में पुरुष और महिलाएं हल्की चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहे थे। लीना वर्मा ने उन्हें घूरा, धमकी भरे अंदाज में मुंह से कहा, क्या देख रहे हो? काम पर वापस जाओ। कमरे में हल्की हंसी की लहर उठी। वह नजरें पीछे हट गईं। लीना वर्मा ने गहरी सांस ली, कार्यालय की ओर आखिरी बार देखा और चुपके से चली गईं। उनकी आंखों में हल्की सी निराशा की झलक थी। ऐसा नहीं था कि वह वास्तव में कुछ और चाहती थी, वह बस रोहन मल्होत्रा के पास रहना चाहती थी, उनकी महिला सहायक के रूप में। कार्यालय में वापस यामिनी कश्यप बेफिक्री से टहलते हुए आई और रोहन मल्होत्रा की प्लेट से पेस्ट्री लेने लगी। वह मेरा है, रोहन मल्होत्रा ने याद दिलाते हुए बुदबुदाया। तुम वाकई कमाल कर सकते हो रोहन। अपनी आधिकारिक रिश्ते की साथी के सामने तुम उसकी दोस्त के साथ इतने करीब होने की हिम्मत करते हो। यामिनी कश्यप ने ठंडा सा तंज कसा। कैसी बकवास। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें हंसते और नाराज दोनों नजरों से देखा। ये लड़की वाकई नहीं बदली अपनी बेबाक प्रकृति के साथ। पहली बात, मेरी आधिकारिक रिश्ते की साथी के बारे में वर्मा और मेरे बीच कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात, रोहन मल्होत्रा ने नाराज होकर जवाब दिया, मेरे डेस्क पर मत बैठो। तुम्हें पता है, मैं अब प्रमुख हूं, विश्वास करो या नहीं, मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम सुनिश्चित करोगे कि मैं क्या? यामिनी कश्यप ने गुस्से में चिल्लाया, यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। हमें अतिरिक्त दिनों के लिए व्यापारिक यात्रा पर जाना पड़ा, ये तुम्हारी करतूत थी, है ना? तुमने मेरे साथ चाल चलने की हिम्मत कैसे की? इसका जिक्र होने पर रोहन मल्होत्रा को तुरंत थोड़ा अपराधबोध महसूस हुआ। ये सब काम की जरूरतें हैं। काम, जरूरतें? रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। यामिनी कश्यप कुछ कहने वाली थी। रोहन मल्होत्रा के डेस्क पर टेलीफोन बजा और उन्होंने रिसीवर उठाया, चुप रहने का इशारा किया। यामिनी कश्यप ने चुपके से हाँफते हुए खुद को शांत किया।
निदेशक गुप्ता, ओह, आपके पास मुझसे चर्चा करने के लिए कुछ है, बहुत महत्वपूर्ण, अभी। अरे, मेरे पास यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान है, रोहन मल्होत्रा ने यामिनी कश्यप की ओर देखते हुए और मुस्कुराते हुए कहा। खुद को महत्वपूर्ण मेहमान कहा जाना सुनकर यामिनी कश्यप को कम से कम थोड़ा संतोष महसूस हुआ। क्या ऐसा है, इतना गंभीर? तो इसे टाला नहीं जा सकता, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। रोहन मल्होत्रा ने फोन को झटके से बंद किया और गंभीर चेहरा बनाकर खड़े हुए। फिल्म और टेलीविजन विभाग में कुछ समस्या है, मुझे अभी जाना होगा, मैं तुम्हारा साथ और नहीं दे सकता। तुम यहाँ थोड़ा आराम करो। रोहन मल्होत्रा तुरंत जल्दबाजी में चले गए, मुड़कर चले गए। अरे, यामिनी कश्यप ने पुकारा, लेकिन इससे रोहन मल्होत्रा की रफ्तार धीमी नहीं हुई। उनके पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय इसे छोड़ देने के। फिल्म और टेलीविजन विभाग में गुप्ता दयाल ने आश्चर्य से रिसीवर पकड़ा, उसे देखा और बुदबुदाया, श्री रोहन को क्या हुआ? क्या मैं फोन पर ही रिपोर्ट नहीं कर सकता था? अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा के भाग जाने के बाद यामिनी कश्यप ने इस पर विचार किया और महसूस किया कि कुछ गड़बड़ थी। जब रोहन मल्होत्रा फोन पर थे, उनका चेहरा बनावटी लग रहा था, कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण। उनके रोहन मल्होत्रा के बारे में समझ के आधार पर वह हमेशा शांत और उदासीन रहते थे। कैसी खबर उन्हें तुरंत जाने के लिए मजबूर कर सकती थी? क्या उन्हें धोखा दिया गया है? यामिनी कश्यप ने बुदबुदाया। यामिनी, ये लो तुम्हारी मांगी हुई हरी चाय। दरवाजा खुला और लीना वर्मा मुस्कुराते हुए अंदर आई, एक प्याला चाय लेकर। रोहन मल्होत्रा की खाली सीट देखकर वे रुकी, श्री रोहन बाहर गए। वर्मा, हाल ही में कंपनी में कोई बड़ा मुद्दा हुआ है, श्री रोहन से संबंधित? खासकर फिल्म और टेलीविजन विभाग में? यामिनी कश्यप ने पूछे बिना नहीं रह सकी। हाँ, लीना वर्मा ने पूरी निश्चितता के साथ जवाब दिया, प्याला डेस्क पर रखते हुए। यामिनी कश्यप को आश्चर्य हुआ कि इस आमतौर पर शांत और शालीन लड़की की आंखें अभूतपूर्व चमक के साथ चमक रही थीं, जैसे कोई लड़की अपने पसंदीदा स्टार का पीछा कर रही हो। इस अवधि में रोहन के बारे में बात करने के लिए वे अविश्वसनीय रहे हैं। लीना वर्मा के गाल हल्के से लाल हो गए और बोलने से पहले ही वे स्पष्ट रूप से उत्साहित थीं। उन्होंने अनजाने में रोहन मल्होत्रा को रोहन कहकर संबोधित किया। यामिनी कश्यप बहुत हैरान थीं। बताओ, तुम्हारा रोहन हाल ही में इतना शानदार कैसे रहा है? अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा बेफिक्री से फिल्म और टेलीविजन विभाग की ओर टहलते गए और जो भी उन्हें देखता वह चौड़ी मुस्कान बिखेरता, बहुत गर्मजोशी दिखाता। श्री रोहन, नमस्ते, श्री रोहन, श्री रोहन। सम्मान और श्रद्धा का यह एहसास बहुत आनंददायक था। रोहन मल्होत्रा आधे घंटे तक मुस्कुराते हुए इधर उधर टहलते रहे। उस दौरान गुप्ता दयाल उनके पास मुस्कुराते हुए आए। रोहन मल्होत्रा ने उन्हें बुलाया और वे साथ में विक्रम को देखने गए। दोनों शिष्टाचार कक्षा के बाहर खड़े हो गए, खिड़की से झांकते हुए, जैसे उनके छात्र जीवन में शिक्षक करते थे। वह मूर्ख विक्रम वाकई एकाग्रचित था, अगर वह नहीं सीखता तो नहीं सीखता, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद वह किसी से भी ज्यादा मेहनत करता। वास्तव में एक विद्वान पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के योग्य। रोहन मल्होत्रा ने सोचा। यह अनुमान लगाते हुए कि यामिनी कश्यप अब तक चली गई होंगी, रोहन मल्होत्रा लौट आए। लेकिन जब वे कार्यालय में दाखिल हुए, वहां यामिनी कश्यप बैठी थीं, ठंडी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थीं। श्री रोहन, इतनी जल्दी वापस आ गए? ऐसा लगता है कि मेरे बूझई में आपने काफी अच्छा समय बिताया। ठीक है, तो मैं आपको छोड़ नहीं सकती। मुझे ओवरटाइम का भुगतान करो, वरना मैं श्रीमती कुरियन को बताऊंगी। कहूंगी कि तुम मुझे तंग कर रहे हो। अध्याय 325, विचलित उपप्रमुख _1। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को एक मुस्कुराती मुस्कान के साथ देखा, उनकी सुंदर आंखें दो अर्धचंद्राकार चंद्रमाओं की तरह उज्ज्वल और मनोरम। उनके होंठ थोड़े गुस्से और स्नेही चिड़चिड़ाहट के मिश्रण में मुड़े हुए थे। उन्होंने लीना वर्मा को रोहन मल्होत्रा की उपलब्धियों के बारे में एक प्यार भरे स्वर के साथ बोलते हुए सुनने में सिर्फ एक अच्छा आधा घंटा बिताया था। चंद्र प्रकाश को हराना, लोकेश फर्नांडिस को निकालना, शांति वर्मा को देखने से इनकार करना और यहां तक कि सौरभ चटर्जी को व्यक्तिगत रूप से उनसे विनती करना, ये सब एक के बाद एक घटनाओं ने यामिनी कश्यप को बार बार झकझोर दिया था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही इसे स्वीकार कर लिया। जब से वह रोहन मल्होत्रा से मिली, यह आदमी हमेशा लोगों को झटका देने में सक्षम रहा था, हमेशा उन चीजों को करने में सक्षम था जिनके बारे में दूसरों को सोचने की हिम्मत नहीं होगी, अकेले पूरा करने दें। इस समय यामिनी कश्यप रोहन मल्होत्रा को उस बिंदु तक दबा रही थी जहां उनके चेहरे पर एक असहाय नजर थी, और वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट महसूस करने में मदद नहीं कर सकी। यामिनी कश्यप के प्रति रोहन मल्होत्रा वास्तव में थोड़ा दोषी महसूस करते थे। आखिरकार यामिनी कश्यप से परेशान न होने के लिए उन्होंने दूरस्थ कार्य टीम को अतिरिक्त कार्य सौंपे थे। भले ही बाद में उन्होंने एक अतिरिक्त सब्सिडी जोड़ी, यामिनी कश्यप को साक्षात्कार करना पड़ा और लेखों को पूरा करने के लिए भागना पड़ा। उनका काम का बोझ दूसरों की तुलना में बहुत अधिक था और वह सबसे मेहनती थी। ये सोचकर रोहन मल्होत्रा को वास्तव में थोड़ा पछतावा हुआ।
इसके अलावा यामिनी कश्यप के पास उनकी मां का फोन नंबर था। अगर वह वास्तव में बुलाती हैं तो रोहन मल्होत्रा को और अधिक परेशानी होगी। ठीक है नायिका, मैं हार मानता हूं, रोहन मल्होत्रा ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। अपनी मांगे बताओ, जब तक कि वे बहुत अधिक न हो मैं उन पर विचार कर सकता हूं। रोहन मल्होत्रा ने हार स्वीकार कर ली। शानदार, चलो अब चलते हैं खरीदारी की होड़ के लिए, यामिनी कश्यप ने उत्साह से कहा। अब खरीदारी? लेकिन ये कार्यालय का समय है कॉमरेड यामिनी कश्यप। इसके अलावा क्या तुमने लंबी यात्रा नहीं की? क्या तुम थकी नहीं हो? रोहन मल्होत्रा ने अवाक होकर कहा। मैं थकी नहीं हूं, यामिनी कश्यप ने हाँफते हुए कहा। एक उप प्रमुख के रूप में अगर तुम कार्यालय के समय के दौरान ब्रेक के लिए चुपके से नहीं निकल सकते तो काम करने का क्या मतलब? ये तर्क कितना उचित लगता था। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए वास्तव में अपने लिए शब्दों की कमी महसूस कर रहे थे। अल्पविराम, दोपहर के 4 भी नहीं बजे थे, अभी भी कार्यालय का समय था जब उप प्रमुख रोहन मल्होत्रा ने बेशर्मी से अपनी पोस्ट छोड़ दी। उनके साथ केवल यामिनी कश्यप थीं। दोनों ने मौका देखकर चुपके से निकल लिया और सड़कों पर चले गए। अल्पविराम, यामिनी कश्यप ने जयपुर में विश्वविद्यालय में पढ़ाई की थी और स्नातक होने के बाद शहर में ही रहीं। इन वर्षों में उन्होंने इस जगह को अच्छी तरह से जान लिया था। उनके मार्गदर्शन में रोहन मल्होत्रा ने विभिन्न नाश्ते चखे, शहर के केंद्र में प्राचीन और सुगंधित पुरानी इमारतों का दौरा किया और यहां तक कि बड़े शॉपिंग मॉल में खरीदारी की होड़ के लिए गए, तरह तरह के सौंदर्य प्रसाधन और कपड़े खरीदे। 2 घंटे उड़नछू हो गए, ऐसा लग रहा था जैसे समय कम था। अंत में यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को एक ऐसी जगह खींच लिया जिसे उन्होंने शानदार स्थान बताया, जयपुर दीजिंग। यह एक प्रसिद्ध शहरी परिसर परियोजना थी जिसमें कई इमारतें थीं जो खाने पीने, मनोरंजन और अवकाश की सुविधाएं प्रदान करती थीं, जिन्हें शहर के भीतर शहर कहा जाता था। खासकर जयपुर दीजिंग के अंदर दीजिंग नन्हा नगर, हमें वहां जरूर जाना चाहिए। यामिनी कश्यप मुस्कुराहट और उत्साह के साथ रोहन मल्होत्रा को समझा रही थी। ये जयपुर दीजिंग की इमारतों में सबसे छोटा है, केवल 5 मंजिल ऊंचा, और यह विशेष रूप से भोजन के लिए समर्पित है, कोई अन्य व्यवसाय नहीं। हालांकि वहां के भोजन विकल्प असाधारण हैं। वहां दुकान खोलने वाले व्यापारियों को कम से कम 10 साल का व्यवसाय होना चाहिए। पहली से तीसरी मंजिल पर अनगिनत नाश्ते की दुकानें हैं, जिनमें से कई के बारे में तुमने शायद कभी सुना भी नहीं होगा। चौथी और 5वीं मंजिल पर सदी पुराने प्रतिष्ठान हैं, प्रत्येक इतना अच्छा है कि शीर्ष खाद्य शो में प्रदर्शित हो सकता है। यामिनी कश्यप ने बहुत उत्साह के साथ बोला। वाकई, क्या इतने सारे सदी पुराने ब्रांड हैं? रोहन मल्होत्रा अपनी खरीदारी का सामान लिए एक संदेहपूर्ण भाव के साथ बोले। हाँ बिल्कुल, सरकार ऐसे स्थानों को भोजन सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए समर्थन देती है और नीतिगत सब्सिडी प्रदान करती है, यामिनी कश्यप ने समझाया। तो ये था कारण, ये वाकई देखने लायक था। जब बात स्वादिष्ट भोजन की आई तो रोहन मल्होत्रा भी रुचि लेने लगे। भूख खाने के साथ आती है और पुरुषों को अच्छा खाना पसंद होता है, वह कोई अपवाद नहीं थे और पूरी तरह से खाने के शौकीन थे। दोनों ने टैक्सी बुलाई और सुगम सवारी की। जयपुर दीजिंग, जहां वे जा रहे थे, एक नवनियोजित सीबीडी क्षेत्र था जो पारिस्थितिकी पर अधिक ध्यान देता था और क्षेत्रीय विकास में विस्फोटक वृद्धि के साथ। दीजिंग नन्हा नगर पहुंचकर उन्होंने एक भव्य नकली प्राचीन इमारत देखी, 5 मंजिल ऊंची, और निचली मंजिल पहले से ही खचाखच भरी हुई थी। पहली और दूसरी मंजिलें भीड़भाड़ वाली हैं क्योंकि वहां विशेष नाश्ते हैं जो स्वादिष्ट और ज्यादा महंगे नहीं हैं। तीसरी मंजिल थोड़ी महंगी है लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए वहनीय है। चौथी मंजिल से कीमतें बढ़ने लगती हैं और 5वीं मंजिल के लिए, यह विशेष रूप से उच्च वर्गीय है, कीमतें बहुत ज्यादा हैं लेकिन अमीर खाने के शौकीनों के लिए निश्चित रूप से इसके लायक। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को खींच लिया। चलो, हम 5वीं मंजिल पर जा रहे हैं। मैं यहाँ वाकई एक भोजन के लिए लुट रहा हूँ। रोहन मल्होत्रा ने कड़वाहट के साथ मुस्कुराया, पैसे के कारण नहीं। उनके पास नकदी की कमी नहीं थी। अपने विभाग में निवेश करने के बाद उन्होंने 20 लाख रुपए जीते थे और उनके खाते में 1 करोड़ रुपए के साथ उनके पास अब कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए थे। वे क्या नहीं खा सकते थे? तो फिर 5वीं मंजिल चलते हैं, रोहन मल्होत्रा ने उदारता से सिर हिलाया। दोनों ने भीड़भाड़ वाली भीड़ के बीच से रास्ता बनाया, सीधे लिफ्ट की ओर बढ़े, लेकिन आखिरकार इसे ऊपर जाते समय ही पहुंच पाए। कितनी बदकिस्मती, बस एक कदम देर हो गई। यामिनी कश्यप नाराज थीं। क्या जल्दी है? अच्छा खाना इंतजार के लायक होता है, चलो अगली लिफ्ट का इंतजार करते हैं, रोहन मल्होत्रा ने बेफिक्री से मुस्कुराते हुए कहा। अल्पविराम, जो लिफ्ट रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप नहीं पकड़ पाए, वह सीधे 5वीं मंजिल तक गई। एक डिंग के साथ लिफ्ट के दरवाजे खुले। 4 या 5 लोग उतरने के बाद अगला व्यक्ति जो बाहर आया, निश्चित रूप से रोहन मल्होत्रा को आश्चर्यचकित करता, क्योंकि वह उनके लिए कोई अजनबी नहीं था। युवराज और मृणालिनी आगे आगे चल रहे थे, उनके पीछे चंद्रप्रकाश। युवा मास्टर, इधर, युवराज ने गलियारे के एक तरफ इशारा किया।
गलियारे के दोनों तरफ प्राचीन आकर्षण से सजावट थी, प्रत्येक रेस्तरां भव्य और प्रभावशाली, एक शानदार दृश्य बनाता था जो प्राचीन समय की यात्रा जैसा लगता था। यहाँ हर रेस्तरां सदी पुराने ब्रांड का नाम रखता था। प्रत्येक प्रतिष्ठान के प्रवेश द्वार पर पारंपरिक लंबे कुर्ते में वेटर खड़े थे, कंधे पर सफेद तौलिया डाले, सभी मुस्कुराते हुए और हर गुजरने वाले मेहमान का गर्मजोशी से सम्मान के साथ स्वागत करते। यहाँ पैदल यातायात कम लग सकता था, लेकिन सभी व्यवसाय लाभकारी थे बिना किसी नुकसान के। इस जगह का प्रत्येक रेस्तरां अपने भोजन और सेवाओं के लिए भारी कीमत वसूलता था, जिसमें उच्च स्तरीय परिष्कार पर जोर दिया जाता था। और ऐसा ही हुआ कि जयपुर के विभिन्न व्यवसायों के मालिकों और उद्यमियों को इस तरह का माहौल पसंद था, यह महसूस करते हुए कि यह मेहमानों की मेजबानी के लिए एक शानदार और सम्मानजनक स्थान प्रदान करता था। इसलिए इन स्थानों पर आने वाले लोगों में सबसे साधारण दिखने वाले भी शायद सैकड़ों करोड़ों या यहाँ तक कि अरबों के मालिक हो सकते थे। मृणालिनी, यहाँ रुको और मेरे चाचा और बाकियों का इंतजार करो, चंद्रप्रकाश ने निर्देश दिया। जी, मृणालिनी ने सिर हिलाया। आज उन्होंने एक सादी रंग की सलवार कमीज पहनी थी जिसे आधुनिक डिजाइन में बनाया गया था, उनकी उपस्थिति में एक प्राचीन आकर्षण और शालीनता जोड़ते हुए। एक स्वागतकर्ता के रूप में वह वास्तव में एक सुखद दृश्य थी। आमतौर पर वह चश्मा पहनती थी, लेकिन उनकी डिग्री बहुत कम थी। कॉन्टैक्ट लेंस के बिना इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था। उनकी चमकदार आंखें भी काफी सुंदर थीं। चंद्रप्रकाश ने युवराज का अनुसरण गलियारे के माध्यम से उनके द्वारा बुक किए गए रेस्तरां की ओर किया। इस बार उन्होंने अपने चाचा चंद्र जयसिंह की मेजबानी करने की योजना बनाई थी, कृतज्ञता के इशारे के रूप में और शायद माफी मांगने के लिए। हालांकि चाचा ने उल्लेख किया था कि एक दोस्त उनसे मिलना चाहता है। चंद्रप्रकाश इस बात से हैरान थे। भले ही वह युवा पीढ़ी के बीच एक उभरती हुई प्रतिभा थे, फिर भी वह पुराने लोगों द्वारा पहचाने जाने से बहुत दूर थे। चाचा के दोस्त, जिनकी हैसियत शायद चाचा से मिलती जुलती होगी, वे उनसे क्यों मिलना चाहेंगे? इसके बारे में सोचना बंद करो। जब समय आएगा तो सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, उन्होंने खुद से कहा। चंद्रप्रकाश ने विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और युवराज का अनुसरण सदी पुराने प्रतिष्ठानों में से एक में किया। अध्याय 326, व्यक्ति को छोड़ दो। _1, यह अभी तक नीचे क्यों नहीं आया? कितना धीमा है? यामिनी कश्यप ने ऊबकर और कुछ हद तक अधीरता के साथ कहा। 2 समानांतर लिफ्टों में से उन्होंने अभी अभी एक को छोड़ दिया था, जो अफसोसजनक था, लेकिन दूसरी लिफ्ट नीचे आई और चौथी मंजिल पर रुक गई, काफी देर तक नहीं हिली। यामिनी कश्यप ने मुंह बनाया, बिल्कुल खुश नहीं थी। तुम कितनी उम्र की हो और अभी भी तुम में धैर्य नहीं है? रोहन मल्होत्रा ने उन्हें देखा, ये सब काफी मनोरंजक पाया। हंसो जितना चाहो, हंसो जितना चाहो, लेकिन मैं बाद में नरमी नहीं बरतूंगी। जो भी महंगा होगा मैं वही ऑर्डर करूंगी और मैं तुम्हें कंगाल कर दूंगी। यामिनी कश्यप ने उनकी प्रतिक्रिया देखकर गुस्से में कहा। ठीक है, जब तक तुम्हें मोटा होने का डर नहीं है, तुम जो चाहो ऑर्डर कर सकती हो, तुम जितना भी खाओ, मैं वह खर्च उठा सकता हूँ, रोहन मल्होत्रा ने हंसते हुए कहा। जब वे बात कर रहे थे तब चौथी मंजिल पर रुकी हुई लिफ्ट आखिरकार नीचे आई। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुले, लोगों की पूरी भीड़ हड़बड़ाते हुए बाहर आई। लिफ्ट के खाली होने से पहले यामिनी कश्यप ने जल्दबाजी में रोहन मल्होत्रा को अंदर खींच लिया और उनके पीछे लगभग 1 दर्जन और लोग चढ़ गए, जिससे पीछे वालों के लिए कोई जगह नहीं बची। यामिनी कश्यप खुद को आत्मसंतुष्ट महसूस करने से रोक नहीं सकी। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लिफ्ट ऊपर गई, चौथी मंजिल पर थोड़ी देर रुकी, जहां ज्यादातर लोग उतर गए, और फिर यह 5वीं मंजिल की ओर बढ़ी। लिफ्ट के अंदर अभी भी मौजूद यामिनी कश्यप अपनी मंजिल के बारे में रोहन मल्होत्रा को बताने के लिए उत्सुक थी। मैंने अपने दोस्तों से सुना है कि यहाँ एक नया दक्षिण भारतीय रेस्तरां खुला है। ये शहर के बाहर से एक सदी पुराने रेस्तरां की शाखा है, बहुत ही प्रामाणिक। हम आज इसे आजमाने जा रहे हैं। यामिनी कश्यप बहुत उत्सुक थी। तुम हमेशा व्यापारिक यात्राओं पर रहती हो, क्या तुम्हें अभी भी दोस्तों के साथ ऐसी टिप्स साझा करने का समय मिलता है? रोहन मल्होत्रा ने आश्चर्य से पूछा। ये लड़की भी थोड़ी खाने की शौकीन है। वह औरत, वह हर दिन अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर खाने की तस्वीरें दिखाती है। उसने इस जगह के बारे में लगातार 3 दिन तक पोस्ट किया। उफ, मैं वहां बाहर अपने डिब्बे के खाने के साथ इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। इस बार मैं तुम्हारे खर्चे पर दावत करने वाली हूँ। यामिनी कश्यप ने जोरदार तरीके से घोषणा की। इसका मुझसे क्या लेना देना? मैं तो वह नहीं था जो दिखावा कर रहा था। रोहन मल्होत्रा ने एक लाचार भाव के साथ चेहरा बनाया। लिफ्ट में मौजूद अन्य लोग हंसने से खुद को रोक नहीं सके। यामिनी कश्यप, हालांकि स्पोर्ट्सवियर में साधारण कपड़े पहने हुए थी, फिर भी निर्विवाद रूप से एक स्पोर्टी सुंदरता थी, चमकदार और आकर्षक। उनके खाने के शौक के साथ वह वास्तव में काफी प्यारी थी। यहाँ तक कि कुछ लोग ईर्ष्या महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके, चुपके से रोहन मल्होत्रा को ताक रहे थे। लेकिन उन्हें देखने के बाद वे सभी चुपके से सिर हिलाए।
ये स्पष्ट रूप से एक बहुत ही साधारण आदमी था, कुछ भी असाधारण नहीं, केवल एक जोड़ी प्रभावशाली काली आंखें थीं। ये कि ऐसा आदमी एक देवी के साथ हो सकता है, वास्तव में ऐसा लगता था जैसे स्वर्ग अंधा हो गया हो। रोहन मल्होत्रा को खुद नहीं पता था कि दूसरों की नज़रों में वह एक ऐसा लड़का बन गया था जिसे बहुत बड़ा सौभाग्य मिला था। एक डिंग के साथ लिफ्ट रुकी और दरवाजे खुले और बाकी लोग बाहर चले गए। रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप आखिरी में निकले। गलियारे में मृणालिनी ज्यादा दूर नहीं थी। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन जिस व्यक्ति का वे इंतजार कर रही थी वह नहीं दिखा। हालांकि वे 200 डिग्री से अधिक की निकट दृष्टिदोष से पीड़ित थीं और आज उन्होंने न तो चश्मा पहना था और न ही कॉन्टैक्ट लेंस, इससे उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। चंद्र जयसिंह जब बाहर जाते थे तो उनके साथ 3 या 4 सहायक होते थे। ऐसा समूह स्थिति का प्रतीक था और काफी आसानी से पहचाना जा सकता था। कोण के कारण यामिनी कश्यप ने थोड़ा दृश्य अवरुद्ध कर दिया था और मृणालिनी ने रोहन मल्होत्रा को बिल्कुल नहीं देखा। चूंकि व्यक्ति अभी तक नहीं आया था, मृणालिनी ने सिर झुकाया और अपने फोन के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। आखिरकार लंबे समय तक इंतजार करना काफी उबाऊ हो सकता है। इधर मेरी दोस्त और उस जगह का मालिक दोस्त हैं, भले ही हमने आरक्षण नहीं किया, कोई बात नहीं। वे कुछ छोटे निजी कमरे आरक्षित रखते हैं जो आम जनता के लिए खुले नहीं हैं। वह वास्तव में अच्छे स्थान हैं। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मैंने तस्वीरों में जो आंतरिक सजावट देखी वह बहुत ही रोचक है, यामिनी कश्यप ने उत्साह से कहा, रोहन मल्होत्रा को आस्तीन से एक दिशा में खींचते हुए। रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराया, वह भी रुचि लेने लगा था। सिर उठाकर उस दिशा में देखते हुए जिधर वे जा रहे थे, रोहन मल्होत्रा की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई और उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। कई लोग वहां से इस दिशा की ओर दौड़ रहे थे। जो सबसे आगे था वह बेहद अस्त व्यस्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी टाई टेढ़ी थी और यहाँ तक कि उसकी कमीज भी फटी हुई थी। उसका चेहरा घबराया हुआ था, जैसे पानी से बाहर निकली मछली मुंह खोलकर सांस ले रही हो। उसकी टांगें तेजी से दौड़ रही थीं। उसके पीछे दौड़ रहे लोग चुप थे। आगे दौड़ रहे व्यक्ति को देखकर रोहन मल्होत्रा कुछ आश्चर्यचकित दिखे। यामिनी कश्यप ने भी हंगामा देखा और महसूस किया कि यह एक पीछा था। उनका रंग अचानक बदल गया और उन्होंने सहज रूप से रोहन मल्होत्रा को दूर खींचने की कोशिश की ताकि छिप सकें। लड़ाई से दूर रहना ही बेहतर था, बेकार की मुसीबत से बचना बुद्धिमानी थी। लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह भी एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। सबसे आगे वाला व्यक्ति बहुत परिचित लग रहा था, स्पष्ट रूप से कोई ऐसा जिसे उन्होंने पहले देखा था। एक पल बाद यामिनी कश्यप की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं और उन्होंने रोहन मल्होत्रा से कहा, क्या वह तुम्हारा मेरा चचेरा भाई रोहित मल्होत्रा? रोहन मल्होत्रा ने गंभीर स्वर में कहा। अल्पविराम। परिवार की नजरों में रोहित मल्होत्रा युवा पीढ़ी में एक आदर्श पुरुषों में एक नगीना इस समय पीछा किया जा रहा था। अपनी घबराहट में उसने रोहन मल्होत्रा को बिल्कुल नहीं देखा था। उसकी आंखें केवल लिफ्ट पर टिकी थीं, जिनमें हल्की सी खुशी की झलक थी। अगर वह लिफ्ट में चढ़ सकता तो शायद उसके पास भागने का मौका होता। हालांकि रोहित मल्होत्रा ने अपनी शारीरिक सहनशक्ति को अधिक महत्व दिया और अपने पीछा करने वालों की गति को कम आंका। रोहित मल्होत्रा के ठीक पीछे चल रहा आदमी आनुपातिक रूप से बना हुआ था, मजबूत और ताकतवर, और वह हवा की तरह तेजी से दौड़ा। उसकी शारीरिक स्थिति रोहित मल्होत्रा से अनगिनत गुना बेहतर थी। जैसे ही रोहित मल्होत्रा ने सोचा कि जीत उसकी पहुंच में है, उसकी गर्दन को अचानक पीछे से आए व्यक्ति ने पकड़ लिया। उसके बाद उसकी बांह को लोहे की पिंसिल्स की तरह मजबूत हाथों ने मोड़ दिया और एक पल में रोहित मल्होत्रा को एक छोटे से चूजे की तरह पकड़ लिया गया। बच्चे, तुम वाकई दौड़ सकते हो। मैंने देखा कि तुम बाथरूम से निकलते ही खरगोश से भी तेज भागे। अगर मेरी वजह न होती तो वे निश्चित रूप से तुम्हें भागने देते। लेकिन तुम अपनी ऊर्जा बचा सकते हो क्योंकि तुम मुझसे नहीं भाग सकते। जिस आदमी ने रोहित मल्होत्रा को पकड़ा उसने ठंडे स्वर में तंज कसा और रोहित मल्होत्रा के पेट में एक जोरदार मुक्का मारा। रोहित मल्होत्रा का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया। उसने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन एक खुरदुरे हाथ ने उसका मुंह ढक लिया। बाकी दो पीछा करने वाले आखिरकार पहुंच गए, गालियां देते और शपथ लेते हुए, और रोहित मल्होत्रा को दोनों तरफ से पकड़ लिया। शुरू से अंत तक इस पीछा करने में बहुत कम शोर हुआ, जिसमें वह आदमी जो रोहित मल्होत्रा को डांट रहा था शामिल था। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि दूर खड़े लोगों को नहीं पता था कि क्या हुआ था। दो आदमियों को एक पीले चेहरे वाले व्यक्ति को पकड़े हुए देखकर दूसरों को लग सकता था कि वह सिर्फ नशे में है। रोहन मल्होत्रा ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। नेता आदमी ने इधर उधर देखा और रोहन मल्होत्रा के साथ ठंडी नजरों से आंखें मिलाईं, उसे सिर्फ एक और दर्शक समझकर। उसकी नज़र में धमकी का भाव था। चलो, उस आदमी ने इशारा किया और बाकी दो रोहित मल्होत्रा को पकड़े हुए जाने वाले थे। रुको, अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। ये जोरदार नहीं थी, लेकिन इसने उस समूह के लोगों को स्पष्ट रूप से सुनाई दी। नेता आदमी ने भौहें सिकोड़कर मुड़ा, केवल यह महसूस करने के लिए कि बोलने वाला वह युवक था जो अभी देख रहा था।
उसके बगल में एक सुंदर महिला खड़ी थी और दोनों एक जोड़े की तरह लग रहे थे। अभी क्या तुमने बोला? नेता आदमी ने ठंडे स्वर में पूछा। हाँ, रोहन मल्होत्रा ने शांति से सिर हिलाया, अपने हाथ में सामान नीचे रखा और उनके पास चला गया। इसका तुमसे क्या मतलब? उस आदमी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, उसकी आवाज धीमी और धमकी भरी थी। निहितार्थ स्पष्ट था, यह उसका काम नहीं था और उसे दखल नहीं देना चाहिए। उसे छोड़ दो, रोहन मल्होत्रा ने सीधे सीधे केवल एक वाक्य कहा। अध्याय 327 कठिन अखरोट अंडरस्कोर 1। बच्चे, ये तुम्हारा काम नहीं है, इसलिए दखल मत दो। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जहां जा रहे थे वहां चले जाओ। तगड़ा आदमी शांति से बोला, उसके शब्द विशेष रूप से कठोर नहीं थे, लेकिन उनमें फिर भी एक ठंडी धमकी थी। रोहन मल्होत्रा मुस्कुराया और दूसरी ओर की तरफ चला गया। वास्तव में, मैं दखल देने वाला नहीं हूं, लेकिन दुर्भाग्यवश तुम इस व्यक्ति को नहीं ले जा सकते, रोहन मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। रोहित मल्होत्रा का चरित्र कितना भी खराब क्यों ना हो, वह अंततः मल्होत्रा परिवार का हिस्सा था। जैसा कि कहावत है, खून पानी से गाढ़ा होता है। वह आखिरकार कमला मल्होत्रा का पोता था, उसके साथ कुछ भी गंभीर होने से बूढ़ी महिला को गहरा दुख पहुंचेगा। यहां तक कि सिर्फ अपनी दादी के लिए रोहन मल्होत्रा दूसरों को रोहित मल्होत्रा को बस ऐसे ले जाने नहीं दे सकता था। हालांकि रोहन मल्होत्रा को नहीं पता था कि क्या हुआ था, वह उनके क्रूर चेहरों और निर्दयी हरकतों से बता सकता था कि ये लोग साधारण नहीं थे। तुम हमें उसे ले जाने नहीं दोगे, सिर्फ तुम अकेले? पुरुषों में से नेता ने जवाब में पूछा। उसके मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान बन गई। उसकी नजरों में ये युवक एक कमजोर छोटा सा चूजा मात्र था। ललित यादव, उसके साथ शब्दों की बर्बादी मत करो, मेरा जीजा हमारा इंतजार कर रहा है। रोहित मल्होत्रा को पकड़े हुए आदमी, जिसका चेहरा मांस से भरा था, ने उसे छोड़ा और एक भयंकर राक्षस की तरह रोहन मल्होत्रा की ओर दौड़ा। उसे नीचे रख दो, तुम बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो। देखते हैं कि तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों जितना सख्त है या नहीं। उस आदमी ने एक मुक्का मारा, जो रोहन मल्होत्रा के चेहरे की ओर था। आह! यामिनी कश्यप ने एक तेज चीख निकाली। उन्होंने पहले रोहन मल्होत्रा को डाकुओं से निपटते देखा था, लेकिन उस समय रोहन मल्होत्रा तैयार था और उसने बुरे लोगों पर घात लगाकर हमला किया था। अब बिना किसी चेतावनी के उस आदमी ने तुरंत उस पर मुक्का मारा। मुक्का मारने वाला आदमी भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। उसकी बाहें इतनी मोटी थीं कि वे टांगों की तरह लग रही थीं, और उसकी विशाल मुट्ठियों को देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। क्या रोहन मल्होत्रा जीत सकता था? अगर उसे चेहरे पर मुक्का लग गया तो वह निश्चित रूप से टूट जाएगा। यामिनी कश्यप डर गई थीं और रोहन मल्होत्रा के लिए चिंतित थीं। रक्तकमल, निकट युद्ध कौशल, रोहन मल्होत्रा ने असामान्य शांति के साथ कहा। उसका दिमाग उसके विचारों के साथ तालमेल में था। समझा? रक्तकमल की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। उसके बगल में खड़े ललित यादव की आंखों में दया की एक झलक थी। लेकिन फिर भी उसने हस्तक्षेप नहीं किया। परिणाम देखने की कोई जरूरत नहीं थी, ये युवक इसका सामना नहीं कर पाएगा। उसके अपने आदमी का मुक्का भयंकर और निर्दयी था। एक बार लगने पर वह बच्चा निश्चित रूप से जमीन पर बेहोश हो जाएगा। खुद को इतना मूर्खतापूर्ण ढीठ होने के लिए दोष दो, ललित यादव ने मन ही मनाह भरी। बच्चे, इस मौके को एक सबक के रूप में ले लो। इस दुनिया में बहुत सारी चीजों से सावधानी बरतनी पड़ती है। लापरवाह बहादुरी का कभी अच्छा अंत नहीं होता। ललित जाने के लिए तैयार था। बैंग बैंग बैंग, एक के बाद एक कुंद प्रहार की आवाजें उभरी, प्रत्येक मुक्का मांस पर ठीक लग रहा था। ललित का चेहरा गंभीर हो गया और उसने फिर से देखा। आदमी गिर गया था, लेकिन वह युवक नहीं था, यह उनका अपना आदमी था। जो आदमी अभी एक पल पहले बाघ की तरह भयंकर था, वह अब एक बड़े झींगे की तरह सिकुड़ा हुआ था। उसका माथा जमीन पर टिका हुआ था, पेट पकड़े हुए, दर्द में चिल्लाने में भी असमर्थ। इसे ऐसे ही गिरा दिया गया। क्या उसने किया? ललित यादव ने अविश्वास में रोहन मल्होत्रा को देखा। उसने केवल एक पल के लिए ध्यान नहीं दिया था और यह नहीं देखा कि उस बच्चे ने ये कैसे किया। यामिनी कश्यप स्तब्ध होकर देख रही थी, उन्होंने भी इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखा था। रोहन मल्होत्रा ने ये कैसे किया? यह अकल्पनीय था कि वह इतना कुशल था। यामिनी कश्यप ने रोहन मल्होत्रा को देखा, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रोहन मल्होत्रा वहां अभावग्रस्त खड़ा था, शांति से ललित की नजरों का सामना करते हुए और बिना जल्दबाजी के कहा, मैंने तुमसे कहा था, तुम इस व्यक्ति को नहीं ले जा सकते। रोहित मल्होत्रा को पकड़े हुए दूसरे आदमी ने अपने गिरे हुए साथी को आश्चर्य में देखा, फिर शांत रोहन मल्होत्रा को। गिरा हुआ आदमी काफी सख्त और लड़ाई में साहसी था, फिर भी उसे इतनी आसानी से गिरा दिया गया और वह वापस उठ भी नहीं सका। ये युवक एक मास्टर था। हैरान होकर वह ललित यादव की ओर देखने से खुद को रोक नहीं सका। उसके दिमाग में ललित यादव ही एकमात्र व्यक्ति था जो ऐसा कुछ कर सकता था। तुम कहते हो कि उन्हें ले जाया नहीं जा सकता, सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो। मैं कोशिश करना चाहता हूं। ललित यादव की आंखों में एक उज्ज्वल मशाल जैसी चमक फूटी। उसने अपनी गर्दन मोड़ी और अपनी उंगलियों को दबाया, जिससे चटकने की आवाजें आईं।
वह रोहन मल्होत्रा की ओर मापा हुआ कदम रखते हुए बढ़ा। इस आदमी का रौब उससे पहले वाले से बिल्कुल बेजोड़ था। चपल चाल, स्थिर निचला शरीर, अच्छी तरह से परिभाषित मांसपेशियां, सहन शक्ति और विस्फोटक शक्ति दोनों का मालिक। रक्तकमल ने अचानक कहा, युद्ध कौशल स्तर बढ़ाओ। रोहन मल्होत्रा का चेहरा गंभीर हो गया। जब से रक्तकमल ने उनकी सहायता की थी, उनके पास झगड़ों का हिस्सा था, लेकिन उन बड़े लोगों या चाकू चलाने वालों के खिलाफ रक्तकमल ने कभी चेतावनी नहीं दी थी। ये पहली बार थी। युद्ध चालें चुनें, एड्रेनालाइन बढ़ाएं। रक्तकमल की आवाज बढ़ती रही। रोहन मल्होत्रा ने महसूस किया कि उसका दिमाग कई नई चालों से भर गया और उसे एक अभूतपूर्व उत्साह का एहसास हुआ। ललित यादव हिला। तेंदुए की तरह तेज, अविश्वसनीय रूप से तेज, पिछले आदमी से पूरी तरह से अलग स्तर पर। रोहन मल्होत्रा भी हिला। दोनों बिजली की तरह तेज थे, जैसे दो हिंसक हवाएं टकरा रही हों, एक साथ टकराते, अलग होते और फिर से टकराते। कई आदान प्रदान के बाद दोनों आखिरकार अलग हुए। पहली बार रोहन मल्होत्रा अपने प्रतिद्वंद्वी को गिराने में असमर्थ रहा था, जबकि ललित यादव का चेहरा अनिश्चित रूप से बदल गया, गहरे से रोहन मल्होत्रा को घूर रहा था। यामिनी कश्यप हतप्रभ थीं। ये बहुत तेजी से हुआ था, उन्होंने केवल उनके शरीरों के टकराने की आवाज सुनी थी, और जब तक वे फिर से स्पष्ट रूप से देख सकी, वे एक गतिरोध पर थे। रोहित मल्होत्रा को पकड़े हुए व्यक्ति की आंखें अविश्वास से चौड़ी थीं। उनके समूह में ललित यादव अजेय था, 10 लोगों को बिना किसी समस्या के संभाल सकता था। और यह पतला बच्चा वास्तव में ललित यादव के साथ बराबरी पर लड़ा। अकल्पनीय। अभी भी लड़ना चाहते हो? ललित यादव ने आखिरकार बोला, उसकी आवाज शांत थी। मैंने तुमसे कहा था, इस व्यक्ति को तुम आज नहीं ले जा सकते। लड़ें या न लड़ें, मैं तैयार हूं। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से मुस्कुराया। ललित यादव ने रोहन मल्होत्रा को चुपचाप काफी देर तक देखा, फिर वास्तव में सिर हिलाया। छोटा लाल, उसे छोड़ दो। चेतन चौहान को अपने साथ ले जाओ, हम जा रहे हैं। ललित यादव ने गहरी आवाज में आदेश दिया और मुड़कर चला गया। रोहित मल्होत्रा को पकड़े हुए छोटा लाल हतप्रभ था। ललित ने इस बार वास्तव में पीछे हट लिया था। छोटा लाल नामक व्यक्ति ललित यादव को धीरे धीरे दूर जाते देखकर अत्यंत हैरान था, उसका दायां पैर भी कुछ अस्वाभाविक लग रहा था। ललित नुकसान में था। छोटा लाल, अविश्वास में, रोहन मल्होत्रा को मुस्कान और सम्मानपूर्ण नजरों से देखा, धीरे से रोहित मल्होत्रा के चेहरे पर थप्पड़ मारकर उसे कुछ हद तक होश में लाया ताकि वह खुद खड़ा हो सके, फिर उसे छोड़ दिया और जल्दी से अपने गिरे हुए साथी को उठाने में मदद करने के लिए चला गया और जल्दबाजी में चला गया। रोहित मल्होत्रा ने सिर हिलाया, भयभीत और हैरान, उन लोगों को जाते हुए देखा। जब उसने सिर घुमाया और रोहन मल्होत्रा को देखा, वह चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? उसे पता था कि उसे बचा लिया गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका उद्धारकर्ता रोहन मल्होत्रा था। बिना किसी भाव के रोहन मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, ललित यादव और बाकियों को जाते हुए देखा, और यामिनी कश्यप, जो उसके पास आई थी, से धीमी आवाज में कहा, मुझे सहारा दो। यामिनी कश्यप, ये समझे बिना कि क्यों, ने रोहन मल्होत्रा को सहारा दिया और तभी पाया कि उसकी बांह की मांसपेशियां बिजली के झटके की तरह ऐंठ रही थीं। रोहन मल्होत्रा का शरीर डगमगाया और उसकी टांगें अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं, उसके माथे पर मटर के दाने के आकार का पसीना बन रहा था। अगर गतिरोध ज्यादा देर तक चला होता, तो वह ही गिर जाता। कम भक्त, ये दर्द करता है। रोहन मल्होत्रा दर्द से चेहरा चढ़ाए बिना नहीं रह सका। आज वह किसी और से लड़ने की स्थिति में नहीं था। अध्याय 328, चंद्र जयसिंह आगमन _1। रोहित मल्होत्रा ने दूर जाते हुए लोगों को देखा, उसके दिल में अभी भी ठंडक थी। फिर भी उन भयानक लोगों को रोहन मल्होत्रा ने भगा दिया था, वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। जब रोहित मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसने रोहन मल्होत्रा को थोड़ा झुका हुआ देखा, जिसे यामिनी कश्यप सहारा दे रही थी, उसका चेहरा कागज की तरह पीला था। रोहित मल्होत्रा चुपके से हैरान था और उसने रोहन मल्होत्रा की बांह को सहारा देने के लिए दूसरी तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने रोहन मल्होत्रा की बांह को छुआ, रोहित मल्होत्रा वास्तव में चौंक गया। रोहन मल्होत्रा की पूरी बांह की मांसपेशियां कांप रही थीं, एक तरह का ऐंठन और झटके, और वह महसूस कर सकता था कि रोहन मल्होत्रा का पूरा शरीर हल्के से कांप रहा था, जैसे हवा में एक पत्ता। रोहन मल्होत्रा के चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसके शरीर की प्रतिक्रिया केवल मांसपेशियों की थी। ऐसा लगता था कि उन लोगों के साथ लड़ाई एक भयंकर युद्ध थी। रोहित मल्होत्रा के चेहरे पर अनायास कृतज्ञता दिखाई दी। लेकिन इस समय रोहन मल्होत्रा के पास उसके चेहरे के भावों पर ध्यान देने का समय नहीं था। चुपके से पीड़ा सहते हुए रोहन मल्होत्रा मन ही मन विलाप कर रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी ललित यादव इतना दुर्जय होगा। रक्तकमल की सहायता से उसने जबरदस्ती अपनी एड्रेनालाइन बढ़ाई थी, उसकी प्रतिक्रियाएं पहले से कई गुना तेज हो गई थीं, और वह केवल बराबरी पर लड़ पाया था। ललित यादव के मुखों और लातों ने रोहन मल्होत्रा को एक बार भी सीधे नहीं मारा था, लेकिन केवल हल्के स्पर्श, केवल छूने से उसके शरीर के कई हिस्सों में तीव्र दर्द महसूस हो रहा था।
ये कल्पना करना आसान था कि एक सीधा प्रहार कितना नुकसान करेगा, निश्चित रूप से हड्डियां तोड़ने और नसें चटकाने वाला। कितना भयानक आदमी। हालांकि हैरानी के नीचे रोहन मल्होत्रा को स्थिति में अभी भी हास्य मिला। इस बार वह नुकसान में नहीं था, उसने खुद ललित यादव पर 1 दर्जन से अधिक मुक्के और लातें मारी थीं। रक्तकमल ने जो तकनीकें दी थीं, वे आंखों, गले और कमर जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं के अलावा मानव शरीर के कमजोर स्थानों, प्रमुख एक्यूपॉइंट्स को लक्षित करती थीं। एक्यूपॉइंट पर सटीक प्रहार का प्रभाव चौंका देने वाला हो सकता था। उदाहरण के लिए, अगर एक साधारण व्यक्ति की बांह के एक्यूपॉइंट पर प्रहार किया जाए, तो वे काफी देर तक अपनी बांह नहीं उठा पाएंगे। रक्तकमल की सहायता से रोहन मल्होत्रा के प्रहार अविश्वसनीय रूप से सटीक थे। रोहन मल्होत्रा ने ललित यादव की टांगों के एक्यूपॉइंट्स पर कई बार प्रहार किया था और उसे आश्चर्य हुआ कि ललित यादव अंत में अभी भी चल पा रहा था। हालांकि वह आदमी निश्चित रूप से दर्द को सहन कर रहा था। तुम अभी भी हंस सकते हो। यामिनी कश्यप इतनी चिंतित थी कि रोहन मल्होत्रा की स्थिति को देखकर उसकी आंखों में लगभग आंसू आ गए। चलो रेस्तरां चलते हैं, रोहन मल्होत्रा ने फुसफुसाया। उनके प्रतिद्वंद्वी सिर्फ ललित यादव ही नहीं थे, वे अस्थायी रूप से डराए गए थे, लेकिन एक बार जब वे होश में आए और वापस लौटे, तो रोहन मल्होत्रा के पास दोबारा लड़ने की ताकत नहीं होगी। ठीक है, यामिनी कश्यप ने जल्दी से सहमति में सिर हिलाया। रोहन, इस बार धन्यवाद, रोहित मल्होत्रा ने चुपके से कहा, उसकी आवाज कृतज्ञता से भरी थी। खून के रिश्ते के अलावा उसका और रोहन मल्होत्रा का ज्यादा संबंध नहीं था और वे पहले भी टकरा चुके थे। फिर भी रोहन मल्होत्रा ने उसकी जरूरत के समय उसके लिए खड़ा हुआ। इंसान का दिल भी मांस का बना होता है। भले ही रोहित मल्होत्रा हिसाब किताब करने और धन के लालची था, वह भावनाहीन नहीं था। इस पल में रोहित मल्होत्रा वास्तव में कृतज्ञ था। रोहन मल्होत्रा एक पल के लिए चुप रहा, फिर अचानक हंसते हुए बोला, आखिरकार हम परिवार हैं। उस एक वाक्य से रोहित मल्होत्रा को अपनी नाक में हल्की सी चुभन महसूस हुई। ठीक है, अब और बातें नहीं, हमें जल्दी करनी होगी। ये बात करने की जगह नहीं है, यामिनी कश्यप ने आग्रह किया। यामिनी कश्यप और रोहित मल्होत्रा ने रोहन मल्होत्रा को सहारा दिया और वे जल्दी से रेस्तरां के लिए निकल गए। दूर से मृणालिनी की खूबसूरत भौहें हल्के से सिकुड़ी थीं। उसने शुरू से ही झगड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, जब तक कि उसने अनजाने में रोहन मल्होत्रा को नहीं देखा। मृणालिनी अपनी खोज से हैरान थी, लेकिन घबराई नहीं। दुनिया वास्तव में छोटी है, खाना खाने जाने पर भी श्री रोहन से मुलाकात हो सकती थी। श्री रोहन, जो आमतौर पर इतने नाजुक और कमजोर लगते थे, वास्तव में लड़ाई में काफी भयंकर थे। उन्होंने एक तगड़े आदमी को गिरा दिया और 2 अन्य को भगा दिया। मृणालिनी को नहीं पता था कि ललित यादव कितना दुर्जय था, लेकिन उन बड़े और शक्तिशाली लोगों को आसानी से पीछे हटे देखकर उसे स्पष्ट हो गया कि रोहन मल्होत्रा कितने कुशल थे। उसने रोहन मल्होत्रा और उसके साथियों को संकुचित आंखों से जाते हुए देखा। शुरुआत में ये सिर्फ एक संयोगपूर्ण मुलाकात थी जो हैरान करने वाली होने के बावजूद ज्यादा ध्यान देने योग्य नहीं थी। लेकिन फिर मृणालिनी ने आश्चर्य से चौड़ी आंखों से देखा जब रोहन मल्होत्रा का समूह दिल्ली दरबार भवन में घुसा, उसके रसीले होंठ ओक बनाते हुए, और उसकी आंखें अनजाने में आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। इसका कोई और कारण नहीं था। उन्होंने इस बार भी एक निजी कमरा बुक किया था और वह दिल्ली दरबार भवन में था। ये संयोग से कहीं ज्यादा था, ये श्री चंद्र और इस श्री रोहन के बीच लगभग नियति की दुश्मनी थी। मृणालिनी खुद को रोक नहीं सकी और उसने चंद्र प्रकाश को एक संदेश भेजने के लिए फोन उठाया। जैसे ही वह टाइप कर रही थी, दूसरी तरफ लिफ्ट ने डिंग की आवाज की। लोगों का एक समूह तेजी से बाहर निकला। मृणालिनी ने अवचेतन रूप से उस ओर देखा और चौंक गई, जल्दी से अपना फोन रख लिया। चंद्र जयसिंह आ गए थे। मृणालिनी ने चंद्र प्रकाश के साथ इस चाचा को जयसिंह परिवार से पहले मिलते हुए देखा था और उसका प्रभाव विशेष रूप से जीवंत था। चंद्र जयसिंह के गाल कोणीय थे और उनका चेहरा कठोर था। उनका शरीर मजबूत और दृढ़ था, एक खुरदरे आदमी जैसा। हालांकि उनकी आंखें गहरी और उत्साही थीं, एक तरह का भय उत्पन्न करती थीं। चंद्र जयसिंह के आसपास 4 सूट पहने हुए अंगरक्षक थे, जो चंद्र जयसिंह के यात्रा करने के दौरान मानक साथी थे। मृणालिनी के आश्चर्य की बात थी कि चंद्र जयसिंह के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बात करते हुए एक विदेशी था। विदेशी लगभग 40 वर्ष का प्रतीत होता था और हालांकि उसके बाल कम हो रहे थे, वह फिर भी बहुत सुंदर लग रहा था, कुछ हद तक प्रिंस विलियम के पतले बालों वाले संस्करण जैसा। जब वे लिफ्ट से बाहर आए, तो चंद्र जयसिंह ने दूसरे व्यक्ति को आगे जाने का इशारा भी किया। ये कौन है? मृणालिनी अपनी हैरानी को रोक नहीं सकी। चंद्र प्रकाश ने उसे और युवराज को बताया था कि जयसिंह परिवार का चाचा इस बार एक मेहमान ला रहा था, तो यह वही व्यक्ति होना चाहिए। मृणालिनी जल्दी से आगे बढ़ी और मुस्कुराते हुए अभिवादन किया, श्री चंद्र। चंद्र जयसिंह ने मृणालिनी को देखा, अंगरक्षकों को पीछे हटने का इशारा किया, युवा सहायक को ऊपर से नीचे तक देखा, उसे आकर्षक पाया और मुस्कुराया, क्या चंद्र ने तुम्हें हमें इंतजार करने के लिए भेजा? अच्छा है,
हमारे युवा मास्टर पहले ही दूसरी ओर को तैयार करने के लिए आग्रह करने गए हैं, हम आप और इस मेहमान की उपेक्षा नहीं कर सकते, मृणालिनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। एक सहायक के रूप में बोलते हुए उसके शब्द पूरी तरह से सटीक और स्वागत योग्य थे। चंद्र जयसिंह अत्यंत संतुष्ट थे। विदेशी मुस्कान के साथ मृणालिनी से विनम्रतापूर्वक बोला, तो कृपया इस खूबसूरत महिला हमारे लिए रास्ता दिखाएं। उसकी हिंदी वास्तव में अच्छी थी। मृणालिनी आंतरिक रूप से हैरान थी, लेकिन उसका चेहरा शांत रहा और उसने शालीनता और विनम्रता से रास्ता दिखाया। समूह सीधे दिल्ली दरबार भवन की ओर बढ़ा। अल्पविराम, रोहन मल्होत्रा और उसके दोस्त दूसरे माले पर एक छोटे निजी कमरे में गए। यामिनी कश्यप के दोस्त का संबंध अविश्वसनीय रूप से उपयोगी था, मालिक का रवैया अविश्वसनीय रूप से गर्मजोशी भरा था। उन्हें पूछने पर ही पता चला कि यामिनी कश्यप के दोस्त ने वास्तव में अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस रेस्तरां के मालिक से मिलवाया था, और वह जोड़ा, जो गोंद की तरह चिपका हुआ था, स्वाभाविक रूप से उस दोस्त के प्रति अत्यंत उत्साही था जिसने उनके लिए जोड़ी बनाई थी। जब यामिनी कश्यप को पता चला, तो वह हैरान हुए बिना नहीं रह सकी। ये स्पष्ट रूप से निजी लाभ के लिए दोस्तों का बलिदान करने का खाने का शौकीन संस्करण था। हालांकि चूंकि हर कोई संतुष्ट था, इसे एक अच्छी बात माना गया। यामिनी कश्यप और रोहित मल्होत्रा ने रोहन मल्होत्रा को निजी कमरे में सहारा दिया और वेटर को अभी के लिए जाने के लिए कहा। रोहन मल्होत्रा दर्द से कराह रहा था। ज्यादा चिंता करने में असमर्थ, उन्होंने उसके कंधों की मालिश की और उसकी टांगों को दबाया। आखिरकार रोहन मल्होत्रा को कुछ हद तक बेहतर महसूस हुआ, वह कम से कम हिल सकता था, हालांकि वह अभी भी जोर लगाने से बहुत दूर था। आजकल वह ये नहीं कह सकता था कि वह ललित यादव को हरा सकता है, किसी और मजबूत आदमी की तो बात ही छोड़ दे जो शायद आए। वे लोग कौन हैं, भाई रोहित? तुमने उनका गुस्सा कैसे भड़काया? रोहन मल्होत्रा ने मौका देखकर पूछा। यामिनी कश्यप ने भी उत्सुकता से रोहित मल्होत्रा को देखा। ऐसे मामले आमतौर पर भावनाओं, पैसे या किसी अमीर परिवार के युवा को नाराज करने से संबंधित होते हैं, है ना? हालांकि रोहित मल्होत्रा ने सिर हिलाया, मैंने उन लोगों को नाराज नहीं किया। रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप हैरान रह गए, एक दूसरे की ओर देखा। अगर तुमने उन्हें नाराज नहीं किया, तो किसने किया? रोहन मल्होत्रा ने उत्सुकता से पूछा। रोहित शर्मा, रोहित मल्होत्रा ने दांत पीसते हुए कहा। अध्याय 329, पारिवारिक रिश्तों का अंत _1। रोहित शर्मा, रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप ने लगभग एक साथ चिल्लाया, हैरान। ये रोहित शर्मा कैसे हो सकता है? क्या वह दक्षिण में अस्पताल में भर्ती नहीं था? उन्होंने कहा था कि उसके सिर में किसी तरह का ट्यूमर है और उसे 8 लाख रुपए चाहिए थे, जो बाद में और 1 लाख बढ़ गए। मल्होत्रा परिवार उसकी जान बचाने के लिए पैसे जुटाने की कोशिश में लगभग टूट गया था। रोहित मल्होत्रा ने इसमें बहुत ही शर्मनाक भूमिका निभाई थी। आखिर क्या चल रहा है, रोहित मल्होत्रा, मुझे स्पष्ट रूप से बता। रोहन मल्होत्रा ने भौहें चढ़ाईं और रोहित मल्होत्रा को घूरते हुए पूछा। रोहित मल्होत्रा ने सब कुछ उड़ेल दिया, पूरे घटनाक्रम को गुस्से में समझाते हुए। रोहन मल्होत्रा और यामिनी कश्यप सुनते हुए हैरानी और गुस्से का मिश्रण महसूस कर रहे थे। सिर में ट्यूमर होने और सर्जरी की जरूरत की सारी बातें एक धोखा थी। महेश मल्होत्रा का दूसरा बेटा, रोहित शर्मा, जुआ खेलता था और कर्ज में डूब गया था। साहूकारों ने स्पष्ट कर दिया था कि अगर पैसे नहीं होंगे, तो वे उस पर चाकू चलाएंगे। बिल्कुल डर के मारे, उसने अपने माता पिता को पैसे जुटाने के लिए धोखा देने के लिए एक झूठ गढ़ा था। मल्होत्रा परिवार के चाचा और चाची पैसे लेकर दौड़े, केवल सच जानने के लिए, सार्वजनिक रूप से गुस्सा और अपमानित महसूस कर रहे थे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। जान बचाने का पैसा अभी भी जान बचाने का पैसा था, लेकिन इलाज के लिए भुगतान करना और जुए के कर्ज चुकाना दो अलग अलग मुद्दे थे। पहले वाले को चुकाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर परिवार के अन्य सदस्यों को बाद वाले के बारे में पता चला, तो उन्हें इसे चुकाने की बाध्यता होगी। इसलिए दंपति ने इसे गुप्त रखने का फैसला किया और घर पर परिवार को बताया कि सर्जरी सफल रही, रोहित शर्मा ठीक है और अच्छी तरह से ठीक हो रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा। रोहन मल्होत्रा की आंखें सिकुड़ीं और उसने ठंडी हंसी के साथ अच्छा शब्द को 2 बार दोहराया। बूढ़ी महिला कमला मल्होत्रा इस स्थिति के बारे में इतनी चिंतित थी कि वह कई दिन और रात ठीक से खाया सो नहीं पाई थी। उन्हें अपने जन्मदिन पर जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा, हमेशा वहां की स्थिति के बारे में चिंतित रहती थी, और यह सब ऐसा निकला। रोहन मल्होत्रा का चेहरा ठंडा बर्फ जैसा था और उसकी आंखें एक घातक आभा से भरी थीं। हालांकि रोहित मल्होत्रा पहले से ही गुस्से में था, रोहन मल्होत्रा की आंखों की नजर ने उसे कांपने पर मजबूर कर दिया, अंदर से ठंडक महसूस हो रही थी। जब मेरा चचेरा भाई गुस्सा होता है, तो उसकी आंखें इतनी डरावनी क्यों हो जाती हैं, इतना दबाव डालती हैं? मैंने ये केवल बड़े बॉस से महसूस किया है जब वह वास्तव में गुस्सा था। रोहित मल्होत्रा ने मन ही मन कठिनाई से निगल लिया। बेशर्म, यामिनी कश्यप खुद को रोक नहीं सकी और गाली दी। रोहन मल्होत्रा ने रोहित मल्होत्रा को देखा और फिर से पूछा, रोहित शर्मा का इन लोगों के साथ क्या संबंध है? पैसे भेजे गए थे, है ना?
उसका जुए का कर्ज चुक गया होगा, है ना? यामिनी कश्यप भी उत्सुकता को रोक नहीं सकी। कर्ज चुक गया है, रोहित मल्होत्रा ने कहा, गुस्से में मेज पर मुक्का मारते हुए, लेकिन उस कमीने ने उसने मेरे चाचा और चाची को वापस जाने के लिए मना लिया, ये दावा करते हुए कि उसे अपने गृहनगर लौटने से पहले कुछ समय चाहिए। उसने अपनी एक्टिंग को पूरी तरह से निभाया, और क्योंकि वे बहुत ज्यादा लाड़ करने वाले थे, उन्होंने उसे सारा बचा हुआ पैसा दे दिया। रोहन मल्होत्रा का दिल डूब गया। पूछने की जरूरत नहीं थी, रोहित शर्मा ने फिर से जुआ खेला होगा। और वाकई में, वह फिर से जुआ खेलने गया, और इस बार उसने और भी ज्यादा हार गया। रोहित मल्होत्रा ने गहरी सांस ली, घृणा से भरा हुआ, वह चुपके से वापस आया, घर नहीं गया, और सीधे शहर में आया, राहुल मल्होत्रा और मेरे पास पैसे उधार मांगने। लाइलाज, रोहन मल्होत्रा की नज़र ठंडी थी। उसकी याद में, रोहित शर्मा एक शेखीखोर था, एक मोटा आदमी जो शरारती ढंग से हंसना पसंद करता था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह आदमी इतने नीचे गिर सकता है। तुम्हें पता है उसने क्या कहा जब राहुल मल्होत्रा उसे मेरे पास मदद मांगने के लिए लाया? रोहित मल्होत्रा गुस्से से कांप रहा था। उसने कहा कि चूंकि हमने इतना पैसा कमाया है और वह बस पड़ा है, तो हम इसे उसकी जान बचाने के लिए उधार क्यों नहीं देते। उसने तो ये भी पूछा कि हमारे दोस्तों में से कौन धनी है, ताकि हम उसे उनसे उधार लेने में मदद कर सकें। इन शब्दों को कहते समय उसने जरा भी पश्चाताप नहीं दिखाया। पूरी तरह से बेशर्म, यामिनी कश्यप जोर से गाली देने से खुद को रोक नहीं सकी। रोहन मल्होत्रा चुप रहा। ऐसे चचेरे भाई के लिए भले ही उसके पास पैसा हो, वह एक पैसा भी उधार नहीं देगा। हमेशा एक अगली बार होगा। रोहित शर्मा हर किसी की दयालुता को एक लालची खाई की तरह निगल लेगा। तुम मुझे जानते हो, मुझे पैसे की काफी कीमत है, रोहित मल्होत्रा ने स्वीकार किया। जब उसकी जान बचाने के लिए पैसे जुटाने की बात थी, मैंने तो बूढ़ी महिला के घर को गिरवी रखने पर भी विचार किया था, लेकिन अंत में मैं पैसे देने को तैयार था। यहां तक कि तुम बिना, रोहन, मैं उसे बीमारी से मरते हुए नहीं देखता। लेकिन इस बार मैंने उसे पैसे उधार देने से मना कर दिया। तुमने मना करके अच्छा किया, रोहन मल्होत्रा ने गंभीरता से कहा। यह पारिवारिक रिश्तों को नजरअंदाज करने की बात नहीं थी, बल्कि यह व्यक्ति सुधार से परे था। रोहित शर्मा ने लगभग 10 लाख रुपए का कर्ज जमा कर लिया था, और इसे चुकाने के बाद भी उसने सुधार करने की नहीं सोची। उसके दिल में शायद डर का कोई गईनियान नहीं था। लेकिन इस बार रोहित शर्मा अकेले नहीं आया, वह अपने साहूकारों को साथ लाया। रोहित मल्होत्रा गुस्से से कांप रहा था। राहुल मल्होत्रा, और मुझे नहीं पता था कि उसने उन्हें बता दिया था कि हमारे पास पैसा है और हम उसके कर्ज चुकाने में मदद कर सकते हैं। मेरे लिए ठीक था, क्योंकि मैं कंपनी में रहने और ओवरटाइम करने में व्यस्त था, इसलिए उन्हें मुझे परेशान करने का मौका नहीं मिला। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही राहुल मल्होत्रा मेरे यहाँ से निकला, उसे ले जाया जाएगा। ले जाया गया। अपहरण, यामिनी कश्यप चौंक गई। क्या तुमने पुलिस को फोन किया? वह घबराहट में चिल्लाए बिना नहीं रह सकी। पुलिस को फोन? मुझे क्या कहना चाहिए कि यह अपहरण था? रोहित मल्होत्रा गुस्से में चिल्लाया, ये रोहित शर्मा था जिसने मुझे फोन किया, और साहूकार उसके ठीक बगल में था। रोहित शर्मा ने कहा कि अगर मैंने पुलिस को फोन किया, तो वह गवाही देगा कि मैं झूठी चेतावनी दे रहा हूं, कि वह और राहुल मल्होत्रा बस दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे, ये दावा करते हुए कि राहुल मल्होत्रा सिर्फ नशे में था। कोई बंधन नहीं था, कोई धमकी नहीं थी। अगर पुलिस आए और उन्हें पार्टी करते और शराब पीते हुए पाया, तो वे उन्हें पूछताछ के लिए कैसे ले जा सकते थे? यामिनी कश्यप हैरानी में बोलती बंद हो गई। रोहन मल्होत्रा ने धीरे से एक गंदी सांस छोड़ी। रोहित शर्मा पागल हो गया था, परिवार को परिवार के खिलाफ धमकी दे रहा था, और सबसे बुरी बात यह थी कि राहुल मल्होत्रा अभी भी उसकी मदद कर रहा था। जानवर भी इतने नीच नहीं थे। अपहरण का यह अजीब तरीका अनसुना था। उन्होंने मुझे यहाँ मिलने और पैसे लाने के लिए कहा। रोहित शर्मा ने 10 लाख रुपए से ज्यादा हार लिया, और अगर मैं वास्तव में मदद करने को तैयार होता, तो मैं इसका 1/3 भी इकट्ठा नहीं कर सकता। इसके अलावा, मुझे अपने परिवार को सहारा देने के लिए अपने पैसे की जरूरत है, यह आसानी से नहीं आता। रोहित मल्होत्रा ने सांस ली। हालांकि, राहुल मल्होत्रा के लिए, मैं फिर भी उसकी खबर लेने आया। राहुल मल्होत्रा ठीक था, उसे बस जबरदस्ती एक बोतल शराब पीने के लिए मजबूर किया गया था, और वह नशे में था। वे लोग बहुत अच्छे व्यवहार वाले थे, केवल पैसे के पीछे थे और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। रोहन मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया। रोहित मल्होत्रा के प्रति उसका प्रभाव बहुत सुधर गया था। इन परिस्थितियों को देखते हुए, रोहित मल्होत्रा में आने का साहस था, और उसने राहुल मल्होत्रा को ध्यान में रखा, जो मल्होत्रा परिवार की सच्ची वफादारी दिखाता था। अंत में, हमारी बातचीत विफल हो गई, और मैंने चुपके से अपने फोन से थोड़ा रिकॉर्ड किया, पुलिस के पास जाने की योजना बनाई, लेकिन दुर्भाग्यवश, रोहित शर्मा ने मुझे पकड़ लिया, और मेरा फोन तोड़ दिया गया। मैं बेतहाशा भागा, कुत्ते की तरह पीछा किया गया, और आप सभी जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। रोहित मल्होत्रा ने सांस ली। क्या तुम कह रहे हो कि वे अभी भी यहाँ आसपास हैं? रोहन मल्होत्रा ने अचानक पूछा।
हाँ, रोहित मल्होत्रा ने गंभीरता से सिर हिलाया, बिल्कुल गलियारे के अंत में, एक रेस्तरां के निजी खाने के कमरे में। रोहन मल्होत्रा ने सिर हिलाया, उसकी आंखें हल्के से सिकुड़ी। इस समय, ऊपर तो ठीक हो सकता है, लेकिन नीचे भीड़ और शोर है। मेरा अनुमान है कि वे जल्दी नहीं जाएंगे। चूंकि हम यहाँ हैं, हमें राहुल मल्होत्रा को बचाना होगा। लेकिन कैसे? तुम इस हालत में नहीं हो। रोहित मल्होत्रा कड़वाहट से नहीं बोल सका, यहाँ तक कि अगर हम दूसरों को मदद के लिए बुलाएं, जब तक वे पहुंचेंगे वे भाग चुके होंगे। विपक्ष के पास अधिक लोग थे, और उन तीनों में से केवल रोहन ही लड़ सकता था, और अब वह भी नहीं कर सकता था। किसने कहा कि किसी को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है? यह मुझे सौंप दो। बोलते हुए रोहन मल्होत्रा के मुंह पर एक मुस्कान उभरी, आत्मविश्वास से भरा हुआ। अध्याय 330, किसी और के रूप में छिपा हुआ _1। जयपुर दीजिंग नन्हा नगर। यह इमारत एक 5 मंजिला आंगन घर की तरह दिखती है, जो ऊंची ढेर की गई है, थोड़ा सा एक बंद आलिंद के साथ आंगन भवन जैसी। आंगन में एक परिदृश्य डिजाइन है। ऊपर देखने पर नीला आकाश और सफेद बादल दिखाई देते हैं। नीचे देखने पर चट्टानी उद्यान और मंडप दिखाई देते हैं। चौथी और 5वीं मंजिलों पर सबसे अच्छे दृश्य हैं। केंद्र आंगन में एक बड़ा पेड़ प्रत्यारोपित किया गया था, जिसकी छतरी एक शानदार चंदवा की तरह थी। आमतौर पर पक्षी पेड़ पर बैठने के लिए नीचे उड़ते थे, चहचहाते हुए और एक जीवंत माहौल बनाते थे। यह क्षेत्र नए सीबीडी के अंतर्गत आता है, जो तथाकथित शहर के हरे फेफड़े एक बड़े पार्क के करीब है। इमारत के आंगन परिदृश्य का डिजाइन भी शहर के भीतर प्रकृति के करीब होने का एक तरीका माना जाता है। हालांकि बहुत सारे पक्षियों के साथ सफाई बनाए रखने के लिए किसी की जरूरत होती है, एक ऐसा काम जिसे लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। लक्ष्मण इस क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है, और नियमों के अनुसार उसे हर घंटे निरीक्षण और सफाई करनी होती है। लेकिन आज भोजन के समय जब वह अपनी झाड़ू और डस्टबिन के साथ आया, तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि एक भी पक्षी दिखाई नहीं दे रहा था। वे आमतौर पर शोर मचाने वाले छोटे प्राणी गायब हो गए थे। लक्ष्मण ने आश्चर्य से आकाश की ओर देखा, लेकिन उनका कोई निशान नहीं था। अजीब, आज वाकई में विचित्र है, लक्ष्मण ने अपने आप से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। पक्षी गायब नहीं हुए थे। अगर लक्ष्मण ने 5वीं मंजिल पर ध्यान से देखा होता, तो शायद वह उन्हें ढूंढ लेता। 5वीं मंजिल की गलियारे की सजावटी नक्काशीदार रेलिंग पर छोटे पक्षियों का एक काला समूह चुपचाप एक साथ खड़ा था। दिल्ली दरबार भवन के आसपास केंद्रित। दिल्ली दरबार भवन में एक निजी कमरे में रोहन मल्होत्रा ने यामिनी कश्यप को बैठने के लिए कहा, जबकि पास की मेज पर तरह तरह की बोतलें और जार, साथ ही विभिन्न मेकअप उपकरण रखे थे। रोहित मल्होत्रा उनके बगल में खड़ा था, आंखें फटी की फटी और मुंह खुला हुआ, कई चीजों से अपरिचित। फाउंडेशन, मस्कारा, आई शेडो और ब्लश से लेकर आईलाइनर, लिप कलर, आईलैश कलर और चिमटी तक, हर वह चीज मौजूद थी जो कोई मांग सकता था। ये सब यामिनी कश्यप ने आज खरीदे थे। वह भी अभी एक व्यापारिक यात्रा से लौटी थी और उसने रोहन मल्होत्रा को अपने साथ खरीदारी के लिए मजबूर किया था, सुविधाजनक रूप से अपने मेकअप संग्रह को पूरी तरह से नया कर लिया था। जैसे ही रोहन मल्होत्रा ने उसके नए खरीदे मेकअप को खोलना शुरू किया, यामिनी कश्यप हैरान और गुस्से का मिश्रण हो गई। घबराहट के कगार पर, तुम क्या कर रहे हो? मेरे मेकअप को मत छुओ। चुपचाप बैठो और हिलो मत। रोहन मल्होत्रा ने आदेश दिया। उन तीनों ने हमें पहचान लिया, लेकिन वे तुमसे कम परिचित हैं। मुझे तुम्हें अच्छा अभिनय करने की जरूरत है ताकि हमारा भेद न खुल जाए। मुझे तुम्हारा मेकअप करना होगा ताकि तुम्हें पहचाना न जाए। मेकअप तुम्हें आता है? यामिनी कश्यप ने अविश्वास के साथ कहा। अगर मैं खत्म करने के बाद तुम खुद को अभी भी पहचान लेती हो, तो इसे मेरी हार मान लेना। रोहन मल्होत्रा ने घोषणा की, मेकअप रिमूवर को कॉटन पैड पर डालते हुए। रक्तकमल, मुझे कुछ मेकअप कौशल चाहिए, रोहन मल्होत्रा ने मन ही मन प्रार्थना की। समझ गया। रक्तकमल की आवाज रोहन मल्होत्रा के दिमाग में गूंजी। रोहन मल्होत्रा की आंखें चमक उठी, और उसने तेजी से यामिनी कश्यप का फाउंडेशन, आईशैडो और लिप कलर हटा दिया। यामिनी कश्यप हैरान थी। रोहन मल्होत्रा के हाव भाव कोमल और अविश्वसनीय रूप से तेज थे। उसकी अपनी मेकअप रूटीन को परिपूर्ण करने में बिताए गए 1 दशक से भी कहीं ज्यादा कुशल, उसकी गति कई गुना तेज थी। रोहित मल्होत्रा भी हैरान था। तुम्हें ये भी आता है? हम विश्वविद्यालय में वैकल्पिक कोर्स, रोहन मल्होत्रा ने स्पष्ट रूप से झूठ बोला। अल्पविराम। रोहन मल्होत्रा को यामिनी कश्यप का मेकअप पूरा करने और उसके बाल खोलने में 5 मिनट से भी कम समय लगा। यामिनी कश्यप पूरी तरह से एक अलग व्यक्ति में बदल गई थी, शीशे में खुद को मुश्किल से पहचान पा रही थी। वह अत्यंत शालीन दिख रही थी, किसी बड़ी सेलिब्रिटी की तरह। कार्यकारी बनना भूल जाओ, हमें अपनी नौकरी छोड़कर एक व्यवसाय शुरू करना चाहिए। यामिनी कश्यप अपने आप से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सकी। वह हैरान थी, यह उसके अपने मेकअप से कहीं बेहतर था। इस लड़के को क्या कोई विशेष शौक तो नहीं है? यामिनी कश्यप रोहन मल्होत्रा की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। बाद में मुझे उससे पूरी तरह से सबक लेना होगा, यामिनी कश्यप ने अपने आप से सोचा।
तुम्हारे पास अपने कपड़े बदलने के लिए 2 मिनट हैं, जो नए खरीदे हैं, उनके डेब्यू का समय है, रोहन मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिना एक शब्द कहे, यामिनी कश्यप ने अपने नए कपड़े उठाए और छोटे निजी कमरे के रेस्ट रूम में चली गई। जब वह कपड़े बदल रही थी, रोहित मल्होत्रा रोहन मल्होत्रा से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका, क्या हमें किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए? हम सिर्फ 3 लोग हैं और एक महिला है। वे रोहित शर्मा को शायद न गिने, लेकिन उनके पास 6 लोग हैं। हम उनका सामना करने नहीं जा रहे, इतने सारे लोगों की जरूरत क्यों होगी? रोहन मल्होत्रा हंसा। रोहित मल्होत्रा को घूरते हुए अचानक बोला, अभी मैंने देखा कि तुम काफी तेज भागे। तुम क्या कहना चाहते हो? रोहित मल्होत्रा रोहन मल्होत्रा की मुस्कुराती आंखों को देखकर अचानक थोड़ा असहज महसूस करने लगा। कुछ खास नहीं, बस इतना कि मैंने 2 योजनाएं तैयार की हैं। उनमें से एक के लिए हमें तुम्हारी गति की जरूरत पड़ सकती है, रोहन मल्होत्रा ने कहा, अपने चेहरे को खरोंचते हुए और सवाल से बचते हुए। रोहित मल्होत्रा पूरी तरह से हैरान था। रोहन मल्होत्रा की नज़र टिमटिमाई, ये सोचते हुए कि स्थिति को पैसे से सुलझाया जा सकता था, लेकिन वह इससे खुश नहीं था। उन्हें इतनी आसानी से छूट क्यों मिले? अल्पविराम। 5वीं मंजिल पर गलियारे के अंत में एक रेस्तरां था जिसका नाम जस्मिन गार्डन था। एक निजी कमरे के अंदर 4 पुरुष एक सोफे पर बैठे थे और कोने में एक छोटी मेज पर एक महिला अपनी बाहों को मेज पर रखकर और सिर को बाहों में दबाए गाल लाल गहरी नींद में सो रही थी। ये थी राहुल मल्होत्रा। उसके शरीर से शराब की बदबू आ रही थी। मेज पर एक खाली बोतल थी जिसमें से 52% प्रूफ देसी दारू की तेज सुगंध निकल रही थी, वह खाली थी। लगभग 1 घंटा पहले कोई विकल्प न होने और रोहित शर्मा की विनती पर राहुल मल्होत्रा ने शराब की पूरी बोतल पी ली थी और तुरंत बेहोश हो गया था। सोफे पर एक चापलूसी भरी मुस्कान और कुछ हद तक नीच दिखने वाला आदमी था रोहित शर्मा। हर्ष भाई, ये वाकई मेरी गलती नहीं है। मुझे कैसे पता होता कि मेरा चचेरा भाई चुपके से कुछ रिकॉर्ड करेगा, और यह मैं ही था जिसने फोन ढूंढा और छीन लिया। रोहित शर्मा ने कहा, चिंतित होकर अपनी छाती थपथपाते हुए, तीनों में से तिकोनी आंखों वाले आदमी को समझाते हुए, गलतफहमी होने के डर से। तिकोनी आंखों वाला आदमी रोहित शर्मा को देखकर मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगा। और अब मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे कहना होगा, रोहित शर्मा, तुम अच्छे हो। पिछली बार कुछ ही दिनों में तुमने अपने परिवार से 8 या 9 लाख रुपए निकलवाए, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार भी कोई समस्या होगी, है ना? आपने 2 चचेरे भाइयों के साथ इतना हंगामा क्यों? बस अपने पिता से इसे तैयार करने को कहो और सब सुलझ जाएगा, उसने कहा। हर्ष भाई ने कोने में सो रही राहुल मल्होत्रा को देखा और रोहित शर्मा से टिप्पणी की। तुम काफी चालाक हो, छोटे। बंधक लेने के लिए मैंने रस्सियों से बांधने और टेप से चिपकाने की बात सुनी है, लेकिन किसी को नशे में धुत करना कभी नहीं सुना। प्रभावशाली, वाकई प्रभावशाली। यहां तक कि अगर पुलिस आ जाए तो वे कुछ नहीं कह सकते। तुम एक शानदार प्रतिभा हो, और अगर पैसे की बात ना होती तो मैं वाकई में तुम्हें अपने साथ लेने पर विचार करता। धन्यवाद हर्ष भाई, रोहित शर्मा ने जल्दी से कहा। धन्यवाद मेरी क्या? हर्ष भाई का चेहरा अंधेरा हो गया क्योंकि उसने ठंडी हंसी के साथ तिरस्कार भरी हंसी हंसा। मेरे आदमी बनने के लिए पहले तुम्हें पैसा चुकाना होगा। एक पैसा भी कम नहीं। बच्चे, मैं तुम्हें बता दूं, आजकल पैसा कमाना आसान नहीं है और इसे मांगना और भी मुश्किल है। हिंसा का सहारा लिए बिना समाज में गुजर बसर करना मुश्किल है, और हर्ष भाई, मैं बल प्रयोग करना पसंद नहीं करता। लेकिन तुम मुझे मजबूर मत करो। बोलते हुए हर्ष भाई आगे झुके और रोहित शर्मा के गोलमटोल चेहरे पर थपथपाया। बाकी 2 पुरुष हंस पड़े। रोहित शर्मा का चेहरा थोड़ा असहज हो गया, लेकिन उसने फिर भी जबरदस्ती हंसी हंसी, नहीं नहीं, मैं हर्ष भाई का पैसा उधार रखने की हिम्मत नहीं करूंगा, भले ही यह मुझे मार डाले। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। अगर मुझे आधे महीने में पैसा नहीं मिला तो हम तुम्हें मार डालेंगे। हर्ष भाई ने सिर हिलाया। रोहित शर्मा रोना चाहता था लेकिन उसके पास आंसू नहीं थे। निजी कमरे के दरवाजे पर खटखटाहट हुई और हर्ष भाई के पास खड़ा एक आदमी तुरंत खड़ा हो गया, कम और सतर्क आवाज में पूछते हुए, कौन है? मैं हूं। दरवाजे के बाहर से जवाब आया। ललित यादव और बाकी लोग वापस आ गए। कमरे के अंदर के लोग उत्साहित हो गए। हर्ष भाई की मुस्कान उमड़ पड़ी। ललित यादव के वहां होने पर कुछ भी गलत नहीं हो सकता था।